ओके, सो लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम में देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखी थी हमने देखा कि सब चल रहा था, मतलब कि डाल्टन्स की जो थियरी थी वो तो रॉन्ग प्रूव हुई। फिर उसके बाद जे थॉमसन, जॉनसन ही बोलने वाला था लेकिन जे थॉमसन का मॉडल आया, फिर वो गलत हुआ। फिर उसके बाद रुथरफोर्ड का मॉडल आया, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो हमने देखा। फिर वहाँ से थोड़ा हमारा चैप्टर डाइवर्ट हुआ। फिर हमने बात की लाइट के नेचर की। तो लाइट के नेचर में हमने बात किया कि उसका मतलब वेव नेचर है, वो बोला था यूजेंस ने वेव नेचर बताया था और उसके एक्सपेरिमेंट भी किए, प्रूव कर दिया। देन पार्टिकल नेचर की भी बात की थी, वो बात की थी मैक्सवेल ने। ओके, बट मैक्सवेल ने जो बात की थी वो उसको प्रूव नहीं कर पाया। फिर अगेन 2 साल बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दी थी, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए हमें लाइट को पार्टिकल ही रखना पड़ेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने देखी वो कंचे वाली, ओके, कि ऐसे आया और वो वहां चला गया, मतलब वो जो था फोटोन वो वहां चला गया एटॉम की जगह, इलेक्ट्रॉन की जगह, तो वो वहां गया और इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। ओके, तो वो पार्टिकल होगा तभी होगा ना, अगर तुम वेव नेचर करोगे तो कैसे होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हम तभी समझ सकते हैं जब हम लाइट का पार्टिकल नेचर कंसीडर करें। और फिर हमने देखा कि जो मैक्स प्लैंक, ओके, सो जो मैक्स प्लैंक ने बताया था कि वो क्या क्या है, तो प्लैंक कांस्टेंट एच, मतलब उसने जो इक्वेशन दिया था प्रूव, तो अब दोनों ने मिलके प्रूव कर दिया। तो क्या था, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, और अगर न्यू नहीं गिवन है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, तो फिर क्या गिवन होगा, वेवलेंथ गिवन होगी। तो उसका फॉर्मूला था E इज इक्वल्स टू hc/λ। यस, सो ये हमने देखा। उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बोर्स मॉडल। कौन सा मॉडल, बोर्स मॉडल। अभी तक क्या फिक्स है, अभी तक इतना फिक्स है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन की जगह अभी फिक्स नहीं है। तो बोर्स ने मॉडल की बात करें तो पर्टिकुलरली ये सब कुछ तुम यहाँ से रीड करना। कहाँ से, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटॉम, ये रीड करना है। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो जो हमने बात की ना वही सब बातें इसमें है, ये भी रीड करना है। वन टाइम रीड, नॉट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वन टाइम रीड, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू रीड करना है। ये पूरा भी वन टाइम रीड करना है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन कौन सा, देखो यहाँ पे बताया गया है, ऑल्दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, वी विल कंसीडर हियर ओनली अ फ्यू सिंपल प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे, उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है वो यहाँ पर दिखाई गई है। अभी वैसे पूछी नहीं जाती, लेकिन पूछा क्या जाता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पर्टिकुलरली ये डिफरेंट वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें तो बहुत सारा है, ओके, मतलब तुम्हें वो भूसू दे दिया, चवाणू, ओके, अब उसमें तो सेव है, उसमें ममरा भी है, कितना कुछ है, तो वैसे ही ये पूरा भूसा है। इसमें पर्टिकुलर वेवलेंथ आएगी, ओके। कई वेवलेंथ ऐसी होगी जैसे कि हम एक दूसरे को देख सकते हैं, ओके। क्यों देख सकते हैं, क्योंकि विजिबल लाइट रेज तुम पर गिर रहे हैं और फिर वो तुम पर गिर के मेरी आंखों में गिर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें देख सकता हूँ। वैसे ही मुझ पर भी गिर रहा है और मुझ पर गिरने के बाद तुम्हारी आंखों में जा रहे हैं, तो हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बीच में, हम दोनों के बीच में, ये स्पेस में, वो हम देख नहीं पा रहे। क्यों, ये इसकी कैपेसिटी है। जैसे ग्लास में, कैमरा में जूम कर सकते हैं, जूम नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत जूमिंग तो हम भी कर सकते हैं, ओके, बट ज्यादा नहीं कर सकते। तो कई हम देख सकते हैं, कई देख सकते नहीं, सिर्फ विजिबल लाइट रेज ही देख सकते हैं, बाकी सब कुछ हम देख सकते नहीं है, ओके। सो ऐसे बहुत सारे हैं। तो उसके यूजेस एक मार्क्स में कभी कभी पूछ ले तो चांसेस कम है, लेकिन जैसे मैंने पहले का बताया कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, वैसा नहीं है, एक मार्क में शायद पूछ ले। तो कहाँ से रीड करना है तुम्हें, ये जो थर्ड पॉइंट है उसमें, कि डिफरेंट रीजियंस ऑफ द स्पेक्ट्रम आर identified by the different names. Some examples are radio frequency region
अराउंड 10⁻⁶ हर्ट्ज, मतलब जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ये पर्टिकुलर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की 10 फ्रीक्वेंसी, हाँ ये फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ नहीं है। सो यूनिट देख के भी तुम पता कर सकते हो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। सो 10⁶ हर्ट्ज। अब ये किस लिए यूज होती है, यूज्ड फॉर दी ब्रॉडकास्टिंग। हमें पता ही है रेडियो का ब्रॉडकास्टिंग होता है ना, तो सिंपल है, याद रखने जैसा कुछ है नहीं, हमें पता ही है रेडियो का ब्रॉडकास्टिंग होता है, तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए ये यूज होता है। माइक्रोवेव रीजन अराउंड 10⁻⁻ हर्ट्ज, ओके, फॉर रडार। रडार जो होता है, रडार मतलब शायद तुमने वर्ड सुना होगा ऐसा समझो कि हम बॉर्डर पे है, एलओसी पर है, ओके, उस साइड पाकिस्तान है, उस साइड रखो ना, अच्छा इस साइड अपना घर है, उस साइड पाकिस्तान है सब, ओके। सो हमारे सपोज ये स्पेस है, स्पेस हमारी जमीन के ऊपर का स्पेस जो होगा वो हमारा स्पेस है और जमीन भी हमारी है, ओके। अब इसके अंदर कोई भी आ जाए तो कोई ऐसे चलकर आएगा, छुप कर आएगा, तो हम तो ऐसे बाइनोकुलर लेके एलओसी पर ऐसे पेट्रोलिंग होता रहता है, देखते रहते हैं कंटिन्यूअसली, कोई घुस तो नहीं रहा है, ओके। लेकिन ऐसा समझो कोई उड़ के आए तो हम ऐसे कहाँ देखते रहेंगे, और अंधेरे में आए तो हम कैसे देखेंगे, तो उसके लिए रडार होता है। रडार मतलब शायद, यस शायद नहीं, पक्का, हमने जब साउंड पढ़ा था क्लास 9 में, ओके, तो उसमें साउंड में एक लास्ट में टॉपिक था क्या, सोनार, याद होगा, ओके। तो उसमें क्या था कि ये हमारी बोट है और यहाँ से पर्टिकुलरली वेव्स निकलेगी, यहाँ से पर्टिकुलरली वेव निकलेगी और यहाँ जहां पर भी टकराएगी, जैसे कि यहाँ पर पत्थर है बड़ा सा, ओके, तो यहाँ से जाएगा, यहाँ तो नीचे जा रही थी क्योंकि यहाँ पे पत्थर नीचे था, अब यहाँ जब बोट आ जाएगी तो वो बोट मतलब जहाज, पूरा बोट नहीं हाँ, तो यहाँ पर वो टकराएगी और टकराने के बाद वापस आएगी और यहाँ पर एमिटर भी होता है और रिसीवर भी होता है, तो कितने टाइम में गया और कितने टाइम में वापस आ गया, टाइम के ऊपर से हम डिसाइड कर सकते हैं क्या, ये किस लिए यूज होता है कि भाई नीचे कितनी हाइट है वाटर की, ये चेक करने के लिए ये सोनार यूज होता है, ओके, कि भाई नीचे कितनी हाइट है। अभी ऐसा समझो कि इतनी कम हाइट है और तुम ऐसे लुढ़कते लुढ़कते चले गए तो हो गया टाइटैनिक, गए फिर, ओके। सो वो लेंथ मतलब जो हमारी डेप्थ ऑफ द सी, हम बोलते हैं ना डेप्थ ऑफ सी, चलो जल्दी, डेप्थ ऑफ सी मेजर करने के लिए हम ये सोनार यूज करते थे, ओके, कि ये डेप्थ कितनी है। अब यही फंडा यहाँ रडार में भी आता है। रडार मतलब क्या, यहाँ से पर्टिकुलरली एक रेंज चल, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में 10th में अभी न्यूमेरिकल्स आए थे 9th चैप्टर में, कि एक यहाँ पे वो पर्टिकुलरली लाइट हाउस है, ओशन पर है और कितने किलोमीटर का एरिया कवर होगा, ऐसे एंगल वाइज बताया था, ओके। तो होता क्या है रडार में कि कंटिन्यूअसली यहाँ पर ऐसे रेंज घूमती रहती है, ओके, मतलब कि इतनी रेंज है, तो इतनी रेंज में एक बर्ड भी आए ना, बर्ड, तो पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअसली वेवलेंथ मतलब जो हम इमिट कर रहे हैं वेव्स, वो वहां टकरा के वापस आ जाएंगे। तो हमें क्या है, हम जो इमिट कर रहे हैं वो वापस आने चाहिए नहीं, क्योंकि कुछ टकराने वाला है ही नहीं, और अगर कुछ वापस आया मतलब यहाँ पर कुछ आया है, ओके, तो वो पता चल जाएगा। वो इंस्ट्रूमेंट होता है रडार, ओके। तो वो होता है कौन सा, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, मतलब जो हमारे ओवन में होता है ना माइक्रोवेव ओवन, तो वही है, उसमें भी वही वेव्स है, ओके। समझ में आ रहा है, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कि याद रह जाए। सो माइक्रोवेव रीजन 10⁻10 हर्ट्ज, देन इंफ्रारेड रीजन अराउंड 10⁻13 हर्ट्ज। देखो फॉर हीटिंग, किसके लिए, हीटिंग के लिए इंफ्रारेड रीजन है। इंफ्रारेड रीजन तुम लोगों को तो नहीं पता होगा मोस्टली, लेकिन हमारे टाइम पे जब मैं कॉलेज में था तब नए नए ऐसे स्मार्टफोन तो नहीं बोलेंगे उसे, लेकिन नए नए फोन्स आए थे, फोन्स ही नए थे स्मार्टफोन की बात ही कहाँ है, फोन्स ही नए नए आए थे पहले, मतलब गाने जिसमें बज सके वैसे फोन। पहले तो वो डायल ही होता था सिर्फ, फिर हम गाने सुन सके वैसे फोन आए थे, तो मेरे पास था, मम्मी ने दिलाया था। तो उसमें क्या होता था, अभी तो जैसे हम टैप NFC से ट्रांसफर करते हैं और वाईफाई से ट्रांसफर करते हैं, उससे पहले का जमाना था ब्लूटूथ ट्रांसफर, ओके, भाई तुम्हारा ब्लूटूथ ऑन करो, हमारा ऑन करो और फिर ट्रांसफर किया। तो वो हाँ, तो उससे भी पहले, ब्लूटूथ से भी पहले इंफ्रारेड से ट्रांसफर होता था, ब्लूटूथ से भी पहले, जब ब्लूटूथ था ही नहीं, ओके, तो उससे भी पहले इंफ्रारेड रेज से ट्रांसफर होता था। मतलब क्या, मेरे ये फोन में इंफ्रारेड रेज है, ऐसा समझो कि ये दोनों फोन है, ओके, और यहाँ पे इंफ्रारेड का बटन है, यहाँ पर भी है। मुझे जो फाइल सेंड करनी है, यहाँ से मैंने डबल ऐसे प्रेस कर दिया, सेंड,
और यहाँ पर रख दिया, ये रिसीव कर रहा है। तो कंटिन्यूअसली इसको एक पर्टिकुलर रेंज में रखना पड़ता है और वो इंफ्रारेड से डायरेक्टली फाइल ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये पर्टिकुलरली वेव्स हैं, ओके। तो इसलिए मैंने बोला कि शायद तुमने मोस्टली सुना ही नहीं होगा, लेकिन जैसे अभी कैसे वाईफाई से तुम एक पर्टिकुलर रेंज में तो रखना पड़ेगा ना, मतलब तुम अपने घर पे हो, मैं यहाँ हूँ, तो थोड़ी फाइल ट्रांसफर होगी वाईफाई से, तो फिर व्हाट्सएप से करनी पड़ेगी, ओके। तो कहने का मीनिंग है कि ऐसे फाइल ट्रांसफर के लिए भी हम यूज करते थे, जिसमें क्या आता था, इंफ्रारेड्स, ओके। सो 10⁻13 कौन से आ गए, हर्ट्ज के इंफ्रारेड रीजन, और वो किस लिए यूज होते थे, हीटिंग के लिए, ओके। हम तो फाइल ट्रांसफर के लिए, यहाँ पर पर्टिकुलरली हीटिंग के लिए। तो कहाँ से देखो, 10⁻6 से स्टार्ट किया, 10⁻6, 10⁻10, 10⁻13 यूज फॉर हीटिंग। अल्ट्रावायलेट रीजन्स अराउंड 10⁻16 हर्ट्ज, अल्ट्रावायलेट रीजन, ओके। जैसे यूवी रेज बोलते हैं अल्ट्रावायलेट, तो वो हम ओजोन लेयर पढ़े थे, ओके, कि ओजोन लेयर में वो होल्स हो गया है, हाँ। तो सो हो गया तुम्हारा, हाँ कोई बात नहीं, रीड करो, जब मम्मी लेने आए तब तो कॉल करना है तो आएंगे, कॉल करेंगे तब आएंगे, नहीं तो मम्मी को मैंने बोला था 6:30 to 7 के बीच में आते, नहीं तो नीचे जाओ ना, मैम है ही, मैम के फोन से फोन कर सकते, कोई बात एकदम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। हाँ चलो, सो क्या कि 10⁻16 हर्ट्ज किसके लिए, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज, ओके, जिससे कि ओजोन लेयर में होल्स हो गया था, तो वो यूवी रेज डायरेक्टली आते थे, अभी नहीं आ रहे हैं, ओके। सो वो नहीं आने चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10⁻16 हर्ट्ज फॉर अ सन्स रेडिएशन। तो यहाँ तक का ये एक मार्क में पूछा जाने वाला है, और एक ये है, पढ़ लेते हैं। द स्मॉल पोर्शन अराउंड 10⁻15 हर्ट्ज इज व्हाट इज ऑर्डिनरीली कॉल्ड विजिबल लाइट। तो एक छोटा सा फ्रैक्शन है 10⁻15 हर्ट्ज का, छोटा सा फ्रैक्शन है, उसको क्या बोला जाता है, विजिबल लाइट, मतलब जो हम देख सकते हैं वो, ओके, विजिबल लाइट। तो ये एक मार्क में तुम्हें क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनरली, कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी किसके अराउंड होती है, तो और उसका यूज क्या है, ओके। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया, रेडियो से, ओके। तो रेडियो का कितना, 10⁻6 हर्ट्ज, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी किस लिए यूज होगी, ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होगी, अच्छा। फिर रेडियो के बाद क्या आया हमारा, माइक्रोवेव रीजन, वो किसके लिए, रडार के लिए, ओके। तो माइक्रोवेव रीजन वो कितना है, 10⁻10, 10⁻6 से 10⁻10। उसके बाद आया इंफ्रारेड 10⁻13, ओके। एंड उसके बाद आया अल्ट्रावायलेट रीजन 10⁻16, और 16 से पहले 10⁻15 वाला थोड़ा जो रीजन है वो है विजिबल। डन। तो याद रख लो, कुछ भी करके स्टोरी वोरी बना लो, कुछ भी करके याद रख लो, लेकिन याद रखना है, ठीक है। जैसे कि क्या है हमारा 10⁻6 से शुरू हो रहा है, अच्छा। तो हमने फोन कर दिया कहाँ पर, एलओसी पर, तो एलओसी पर अब वहाँ वो लोग फ्रीक्वेंट फोन किया, मतलब फोन किया, अब वहाँ पर रेडियो, वहाँ पर फोन नहीं चलेगा, वहाँ पर तो रेडियो पे बात होगी, मतलब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ऐसे पूरे दुनिया को नहीं बताना है ओके। तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे बात होगी, तो ब्रॉडकास्टिंग हो गया 10⁻6 हर्ट्ज। अब वहां बात हो गई तो मतलब हमें पता चल जाएगा कौन अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, तो 10⁻10 दैट इज वो हर्ट्ज के लिए क्या है, रडार, ओके। अब वहां 10⁻10 आ गया है, ओके। अब रडार पता चल गया, अब हमें पता चला कि कोई अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, तो हमने बोला कि एक हीटिंग गन ले आओ जिसमें से इंफ्रारेड निकल रहे, और मार दिया, ओके। तो 10⁻13 इंफ्रारेड्स, ओके, वो किसके लिए, फॉर हीटिंग, ऐसे यहाँ पर गिवन है, वो ही हम याद रखेंगे, फॉर हीटिंग। एंड लास्टली 10⁻16 हीट कर दिया, वो भाई साहब गए कहाँ गए, ऊपर गए, ऊपर अल्ट्रावायलेट, ओके, 10⁻16 हर्ट्ज, ओके। और 15 वाला जो हम देख सकते हैं, ओके, 15 करोड़ की आंखें हैं, कितने की, 15 करोड़ की, मतलब 10⁻15 हर्ट्ज। डन। एक एक मार्क में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, अदरवाइज अगेन पूरा रीड करना है। हाँ हिमांशु, पूजा हो गई, अच्छा ठीक है, ओके गुड। हाँ चलो, सो ये एक एक मार्क में पूछा जा सकता है, वो रीड करना है। बाकी सब कुछ ये तुम्हें इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू रीड करना है, समझने पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में तो नहीं एग्जाम में जो आएगा वो मैंने तुम्हें बता दिया, जो आ सकता है वो, लेकिन ये सब अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो हम बचपन में पढ़े थे, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ को लैम्बडा बोलते थे, उसका यूनिट, फ्रीक्वेंसी, वो सब ऐसा यूनिट, वो सब तुम्हें पता होना चाहिए, ओके। तो वही है भाई, स्पीड, लाइट की स्पीड कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड, जो 3 × 10⁸, ये सब हमें पता ही है, स्पीड ऑफ द लाइट। तो और c इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो न्यू इज इक्वल्स टू c/λ होता है, ओके।
तो ये सब कुछ हमें पता ही है, वही सब है, तो ये तुम रीड करना। लेकिन अब यहाँ से पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हें इसका क्वेश्चन गिवन होगा तो ये पर्टिकुलर जो स्पेक्ट्रोमीटर है, ओके, ये देखो लिखा है, ये पूरा स्पेक्ट्रम है, द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। विजिबल स्पेक्ट्रम कौन सा है, वो उसके लिए पर्टिकुलरली बी फिगर गिवन है, ओके। एंड ये वाली, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, एंड द विजिबल रीजन इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर स्पेक्ट्रम। बोला ना 10⁻15 वाला थोड़ा सा स्पेक्ट्रम, तो ये विजिबल है। बाकी देखो कौन कौन सा है, ये विजिबल वाला हमारा यहाँ पर बीच में है, तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, ओके। रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव, देन इंफ्रारेड एंड देन अल्ट्रावायलेट। यहाँ तक का ही हमने डिस्कस किया है। अल्ट्रावायलेट के आगे भी जाए तो एक्सरेज और गामा रेज होते हैं, जो हम एक्सरेज में यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में, तो वो यही रेज होते हैं, ओके। हमारे ऐसे गिरे ना तो ऐसे होल कर देते हैं हमारे बोन्स में, ओके। अच्छा चलो, तो अगर तुम्हें पूछा जाए न्यूमेरिकल में तो तुम्हें ये स्पेक्ट्रम गिवन होगा, वो कैसा होगा क्या होगा वो सब अभी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं बताता हूँ। अब ये हमने देख लिया, अब आगे देखते, ये न्यूमेरिकल हमें करने हैं तो हम अभी देखेंगे। एक ये भी पढ़ लेना, वेव नंबर, जो हम 9th में नहीं पढ़े थे। वेव नंबर इज नथिंग बट इट इज अ नंबर डिनोटेड बाय रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, ओके। जो हमारी वेवलेंथ है उसके रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं वेव नंबर, ओके। जो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल मतलब क्या, 1/, तो उसके रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं, वेव नंबर। उसका यूनिट क्या होगा, इसका मीटर होता है तो इसका क्या होगा, मीटर इनवर्स होगा, और क्या 1/λ है तो मीटर इनवर्स होगा। वो न्यूमेरिकल करेंगे हम। अभी हम बात करते हैं पर्टिकुलरली बोर्स मॉडल हमें डिस्कस करना है। सो ये सब हाँ, यहाँ से बात करते हैं। देखो, एविडेंस फॉर क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एविडेंस मिलने लगे हैं, ओके, पर्टिकुलरली। तो ये जो एविडेंस मिलने लगे हैं ये क्या है, तो वो हमने जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब इतना सब कुछ हमने समझ लिया। अब बोर्स ने एक्सपेरिमेंट किए। किसने एक्सपेरिमेंट किया, बोर्स ने। तो बोर्स ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ध्यान से समझना। सपोज एक ग्लास ट्यूब ले ली बोर्स ने। क्या है ग्लास ट्यूब, इस ग्लास ट्यूब में बोर ने हाइड्रोजन गैस फिल किया। कौन सा, हाइड्रोजन गैस, और वो भी लो प्रेशर पर। लो प्रेशर पर क्या, एक ग्लास ट्यूब में, ग्लास ट्यूब, ओके, और से कंटेनर, ग्लास कंटेनर, ग्लास ट्यूब। तो इसमें क्या फिल किया, हाइड्रोजन गैस। अभी ये हाइड्रोजन गैस फिल किया है और यहाँ पर हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया, हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं, ओके। बड़ी हाई वोल्टेज मतलब बैटरी की साइज बड़ी थी। अलग अलग बैटरी आती है हमारी मोबाइल, ये फोन में भी सेल होता है, मोबाइल में भी बैटरी है, रिमोट में भी बैटरी है, ओके। हमारी बाइक में भी बैटरी है, कार में भी होती है। सबका काम क्या है, स्पार्क देना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। सबका अलग अलग है। यहाँ से हमें करंट नहीं लगेगा, लेकिन कार वाली बैटरी से तो करंट लगेगा, ओके। सो क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या है, हाई वोल्टेज वाली है, ओके। हाँ, तो गैस फिल किया, हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया, तो हुआ क्या, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, यहाँ पर स्विच है, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो ये जो ग्लास का कंटेनर था उसमें से बहुत ही ज्यादा लाइट निकली। कौन से कलर की, वायलेट कलर की। इसमें से क्या निकली, वायलेट कलर की लाइट निकली, वायलेट रेज। अब ये जो लाइट निकली उसको हमने कहां से पास किया, प्रिज्म में से। मतलब ये जो लाइट निकली यहाँ से ऐसे 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 वायलेट कलर की लाइट निकली, उसको हमने प्रिज्म में से पास किया। प्रिज्म ने क्या किया, प्रिज्म ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, लेकिन प्रिज्म ने क्या किया, स्प्रेड कर दिया, जस्ट लाइक जूम कर दिया, ओके। ये जो था उसको क्या कर दिया, जूम कर दिया, मतलब स्प्रेड कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास एक फोटोग्राफिक प्लेट ली उसने, मतलब किसने, बोर ने एक फोटोग्राफिक प्लेट ली, एंड ये जो रेज गए हैं प्रिज्म के ऊपर, वहां से जब फोटोग्राफिक प्लेट पर रेज आए तो ऐसे पर्टिकुलरली बेल्ट्स बन गए ऐसे, ओके।
मैं बहुत ही अच्छा ड्राइंग करता था स्कूल में। ओके, तुम देख सकते हो। अच्छा, तो ऐसे क्या मिल गए, जूम हो गया। ये जैसे इतने, ये सब कुछ ऐसे कंप्रेस कर दो, ऐसे दाबेली बना दो तो यही बन जाएगा। ओके, लेकिन इसको क्या कर दिया, ऐसे जूम स्प्रेड कर दिया। कहाँ पे, फोटोग्राफिक प्लेट। ये है क्या, तो यही है स्पेक्ट्रा। ये फोटोग्राफिक प्लेट पर जो मिला ना वही है स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा मतलब अलग अलग वेवलेंथ, कि ये जो पूरा मिला ना, ये पूरे में से वेवलेंथ सबकी अलग अलग है। मतलब इसकी वेवलेंथ अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, सबकी अलग अलग है। तो अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली यहाँ पर स्पेक्ट्रम बन गए। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 स्पेक्ट्रम बन गए। ओके, कब, जब कौन सा गैस भरा हुआ था, हाइड्रोजन गैस भरा हुआ था। तो ये जो स्पेक्ट्रम मिले ना, उसी को उन्होंने नाम दे दिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्यों, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम किसका है भाई, प्रिज्म का है? नहीं, प्रिज्म का तो नहीं है, प्रिज्म में से थोड़ी निकला। वो निकला मतलब अंदर कुछ डाला तब निकला। फिर चाहे क्या ग्लास ट्यूब का है? नहीं। ये बैटरी का है? नहीं। वो अंदर जो भरा था गैस, उसकी वजह से है। अगर खाली है ये ट्यूब और फिर चालू करो तो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो ये जो गैस फिल किया है हाइड्रोजन, उसकी वजह से। अगर चलो मैं सोडियम डाल दूं अंदर तो वायलेट के बजाय येलो कलर के रेज मिल जाएंगे। ओके, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, हम यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, ठीक है, तो ये समझ में आया उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, किसने, बोर्स ने। तो ये हमें स्पेक्ट्रम मिले और इसी को बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकले और ये जो स्पेक्ट्रम मिला हमें अलग अलग कलर का, और सबके कलर अलग अलग है, एट द सेम टाइम सबकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये हमें स्पेक्ट्रम मिला। उसी को बोला है क्या, ये पूरा स्पेक्ट्रम है और हाइड्रोजन गैस का है, इसलिए क्या बोला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, तो ये जो हाइड्रोजन, जैसे अभी हमने देखा ना वो विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, तो वो भी एक स्पेक्ट्रम ही है। ओके, तो वैसे ही एक स्पेक्ट्रम मिला। अब ये जो अलग अलग वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम मिले, उसमें अलग अलग डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए सारी वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली। तो उसके अकॉर्डिंगली ये स्पेक्ट्रम को उनके नाम दे दिए गए। जिन्होंने अच्छा काम किया पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, तो उनके नाम दे दिए गए। क्या नाम थे, जैसे कि इनका नाम था, ये पहले स्पेक्ट्रम का नाम था लाइमेन। ओके, फिर इसका नाम था बामर, फिर थर्ड का नाम था पास्चन, फिर ब्रैकेट, एंड लास्टली हुंड। ओके, सो ये साइंटिस्ट के नाम है। तो उन्होंने पर्टिकुलरली, जैसे कि ये क्यों, ऐसे क्यों, जैसे कि ये n इज इक्वल्स टू 1, ये n इज इक्वल्स टू 2, ये क्या है भाई बताता हूँ, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5। डन। ओके, यहाँ तक का समझ में आया। अब ये n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 क्या है, तो देखो क्या किया था उन्होंने लिया था हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का हमारा एटॉम है, ये न्यूक्लियस है, उसमें क्या है, प्रोटॉन, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन। ओके, न्यूट्रॉन तो है नहीं, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं है। हाँ, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के पास है। अच्छा, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन, ये एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है। ये क्या है, एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल मतलब एक पर्टिकुलर रोड है, जैसे हम हाईवे को नाम नहीं दे देते, हाईवे नंबर, नेशनल हाईवे नंबर 8, नेशनल हाईवे नंबर 1, नेशनल एक्सप्रेसवे 1, नेशनल एक्सप्रेसवे 2, वैसे नाम देते हैं ना। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन का ये घर है, मतलब ये जगह है, ये रोड है, इसको नाम दिया है सपोज n इज इक्वल्स टू 1। ओके, ये क्या है, एक एनर्जी लेवल है, मतलब कि एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी तब जाके वो यहाँ पे रह पाएगा। अगर पर्टिकुलर n इज इक्वल्स टू 1 की एक पर्टिकुलर एनर्जी है, वो पर्टिकुलर एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन के पास होगी तो वो यहाँ पर होगा। डन। अब दूसरा भी है, जैसे कि ये, तो ये क्या हो गया, n इज इक्वल्स टू 2। तो अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ओके, तो वो क्या होगा कि भाई उसकी एनर्जी लेवल 2 है। अंडरस्टूड? उसका एनर्जी लेवल, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ की जगह मैं यहाँ बोल दूं तो उसका n क्या कहलाएगा, 2। डन, सिंपल। वैसे ही यहाँ पर 3 4 5 वैसे सारे गिवन है, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5। अब ये जो एनर्जी लेवल है, ओके, ये एनर्जी लेवल पर
अलग अलग ये जो हमें पूरी वेवलेंथ, ये सारे जो स्पेक्ट्रम मिले हमें, इसका जो स्टडी किया था और उसके ऊपर से जिसका नाम दिया वो क्या था, लाइमैन। ओके, तो n इज इक्वल्स टू 1 में लाइमैन ने एक्सपेरिमेंट किए, फिर बामर ने, ओके, अलग अलग लाइमैन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, हुंड, वैसे पूरे एक्सपेरिमेंट किए। डन। ओके, अब इसके बाद बोहर्स ने अपना मॉडल दिया। ओके, तो क्या दिया वो हम समझते हैं, लेकिन फिर से थोड़ा डिटेल में समझे तो क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन सपोज अभी यहां पर है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर था, यहां पर इलेक्ट्रॉन था और उसको एनर्जी मिली। उसको क्या मिली, एनर्जी। हमने कहा एनर्जी की बात की, अभी हमने हाई वोल्टेज दिया था ना, मतलब क्या, एनर्जी दी उसको। तो एनर्जी देंगे ना तो क्या होगा, वो हाई एनर्जी है तो भागेगा, दूर भागेगा। ओके, तो हायर एनर्जी है ना, तो ये यहां से जंप करके यहां चला गया। कहां चला गया, n इज इक्वल टू 5 में, क्योंकि ये तो छोटी एनर्जी थी, अब तो उसके पास ज्यादा एनर्जी है, तो वो कहां चला गया, n इज इक्वल टू 5। कहीं पर भी जा सकता है, n इज इक्वल टू 4 में भी जा सकता है, n इज इक्वल टू 3 में भी जा सकता है, n इज इक्वल टू 2 में भी जा सकता है। डन। ओके, अब जब वहां था, ओके, जब n इज इक्वल टू कहां पर था, 5 में, अब n इज इक्वल टू 5 में से वो हाई एनर्जी पे है, अब उसको वापस n इज इक्वल टू 1 पे आना है, उसकी ओरिजिनल जगह पर। ओके, तो जब वो ओरिजिनल जगह पर वापस आएगा तो वो तो हाई एनर्जी है, तो हाई एनर्जी उसको छोड़ के आने पड़ेगी, क्योंकि इसका तो रूल है भाई, ये घर में तो इतनी ही एनर्जी चलेगी, ज्यादा एनर्जी चलेगी नहीं। ओके तो उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी छोड़ के आनी पड़ेगी। तो ये सपोज ऐसा समझो कि यहाँ 5 पे चला गया था n इज इक्वल टू, और वहां पर वो बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, अब तो मुझे घर जाना है। उसका ये घर है, ये मामा का घर है, मामा के घर ज्यादा दिन नहीं रहना है, थोड़े दिन ठीक है। ओके, तो यहाँ से गए मामा के घर, अब मामा के घर भाई 1 दिन 2 दिन 1 वीक 1 महीना, फिर घर तो जाना है ना, तो यहाँ बहुत मस्ती कर ली, अब घर जाना है। ओके, तो सब कुछ छोड़ कर जाना है, जो मस्ती वस्ती जो किया सब कुछ छोड़ के जाना है, मतलब यहाँ पर क्या छोड़ के जाना है, एनर्जी छोड़ के जानी है। तो एनर्जी मतलब क्या, वन टाइप ऑफ फ्रीडम, ऐसा समझो। फ्रीडम तुम्हारी कम हो जाएगी, जैसे कि तुम यहाँ पर हो तो भाई ये इतने ही रेडियस में घूमते रहना भाई, इसके बाहर मत जाना। झाड़ेश्वर क्रॉस से उस साइड गए ना तो आ गई तुम्हारी, ऐसे पेरेंट्स ने ऐसे रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है कि यहाँ तक जाना है तुम्हें। ओके, फिर सपोज 2 साल बाद तुम बेंगलोर पढ़ने चले गए, अब वहां पर ये n इज इक्वल टू 5 में चले गए, अब तो कुछ रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, घूम रहे हो वहां यहाँ, ओके, कुछ पता ही नहीं है, लाइक दैट। वहां पे फ्रीडम ज्यादा है, लेकिन फिर घर पर तो आना ही है वापस। ओके, तो यहां से जब वापस आ रहे हो तो एनर्जी रिलीज करके आनी पड़ेगी, क्योंकि तो लो एनर्जी लेवल है। तो जैसे ही तुम ऐसे एनर्जी रिलीज करके आ रहे हो ना, तो यहाँ से पर्टिकुलरली जब तुम एनर्जी रिलीज करके आओगे तो ये कौन से फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ से एक रेज निकलेगा। क्या निकलेगा, रेज निकलेगा। चलो भाई, यहाँ से रेज निकलेगा। ओके, अगर तुम 4 में गए होते और फिर 1 में आते तो भी यहाँ से रेज निकलेगा, 3 में गए होते तो भी रेज निकलेगा। ये रेज में एनर्जी है, जस्ट लाइक फोटोन। ओके, वो एनर्जी छोड़ दी और वापस अपने घर में आ गए। समझ में आ रहा है? जितना हो सके उतना सिंपल करके मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, नहीं तो ऐसे फिर बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स और वो सब थियरी वाइज अगर बुक के हिसाब से गए ना तो तुम्हें कंफ्यूजिंग लगेगा। जितना हो सके उतना मैं तुम्हें सिंपल करके समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था वो बताना। डन। ओके, सो यहां से वो वहां गए, कौन, इलेक्ट्रॉन, और अब हाई एनर्जी थी, मौज मस्ती की, अब वापस वो एनर्जी छोड़ के वापस घर में आ गए n इज इक्वल टू 1। वैसे ही n इज इक्वल टू 2 में भी कोई पहले से n इज इक्वल टू 2 में है, पहले से ही 2 में है। ओके, पहले से ही 2 में है, अब 2 से कहां जा सकता है, सो 2 से 5 पर जा सकता है एनर्जी गेन करके, 2 से 4 पे भी जा सकता है, 2 से 3 पे भी जा सकता है, लेकिन 2 से 1 पे नहीं जा सकता। उल्टी बात मत करना। ओके, एनर्जी लूज नहीं कर सकते, नहीं, एनर्जी लूज करके तो यहाँ आए, लेकिन घर की एनर्जी लूज नहीं कर सकते। हाँ, जो घर की एनर्जी है उतनी तो मिनिमम रखनी है, वो लेवल से नीचे नहीं जा सकता। ओके, समझ में आया? तो इसके बेस पे जेडबलई नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, कि सपोज इन से बामर, ओके, इन बामर सीरीज which is not possible, ऐसे लिखा होगा,
N2 N1 N4 2N3 N5 2N2 and N4 2N2। बामर सीरीज के लिए कौन सा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पूछा है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो तुम इसको पकड़ो, कौन सी सीरीज गिवन है, बामर सीरीज। तो पहला था लाइमैन, फिर बामर, फिर पास्चन, फिर ब्रैकेट और फिर हुन। ये सीक्वेंस जरूरी है। ओके, लाइमैन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, हुन। ओके, लाइमैन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, हुन। ओके, LBP PH। ओके, ठीक है, जो भी हो। सो ये सीक्वेंस जरूरी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई बामर सीरीज के लिए इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी बच्चे लोग बहुत गलत करके आते हैं, लेकिन एक ध्यान से समझो, एकदम सिंपल पूछा है। क्या बामर के लिए क्या पॉसिबल है? बामर मतलब क्या, पहले तो वो समझ लो। n इज इक्वल टू व्हाट, 2। तो मतलब तुम्हारा घर कौन सा है, 2। तो मतलब तुम्हें 2 पर आना है लास्ट में। तो देखो यहाँ पर तो 1 पर आ रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं। यहाँ पर 3 पर आ रहा है, तो भाई 3 पर आ सकता है या नहीं, उसके बारे में अभी बात करते हैं। ये 2 पर आ रहा है, पॉसिबल है। ये भी 2 पर आ रहा है, पॉसिबल है। अब देखो, अगर मैं 2 पर से 5 पर गया, तो 5 पर से जरूरी नहीं है कि मैं डायरेक्टली घर पर ही आ जाऊं। मैं यहाँ दोस्त के घर भी चला जा सकता हूँ। n इज इक्वल टू 3, डन। फिर दोस्त से घर से अपने घर चला जाऊंगा। डायरेक्ट 3 पे जा सकते हैं। कहाँ से? 2 से 3 पर। हाँ, 2 से 3 पे जा सकते हैं, 3 से 2 पर भी जा सकते हैं। ओके, सो 2 से मैं 3 पर चला गया, या 2 से 4 पे, या 2 से 5 पे चला गया। फिर 5 से डायरेक्टली 2 पर भी आ सकते हैं, 5 से 4 पर भी आ सकते हैं, और 5 से 3 पर भी आ सकते हैं, लेकिन 5 से 1 पर नहीं आ सकते। तो 5 वाले को तो हिलना ही नहीं है सर। नहीं नहीं नहीं, जिसकी बात हो रही है उसके लिए पर्टिकुलरली। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि मैं n इज इक्वल टू 4 से 3 पर तो आ ही सकता हूँ। वो कब मैं नहीं आ सकता? जब मैं ऑलरेडी हुंड की बात कर रहा हूँ, n इज इक्वल टू 5, तब मैं नीचे तो जा नहीं सकता। डन। और मैं पर्टिकुलरली ब्रैकेट सीरीज की भी बात कर रहा हूँ, तो भी मैं 4 से 5 पे जा सकता हूँ, 5 से 4 पे आ सकता हूँ, लेकिन 4 से नीचे तो नहीं जा सकता। तो वो तो उसके लिए गलत होगा, हमारे लिए तो सही है। तो ये भी पॉसिबल है। डन। तो ये एक ही पॉसिबल नहीं है, कौन सा? n इज इक्वल टू 2 to 1। भाई 2 तो ऑलरेडी है, अब तुम नीचे कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला था नीचे नहीं जाना है। अंडरस्टूड? बस ऐसे सिंपल क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा जा सकता है। ओके, समझ में आया? तो पहले तो सीक्वेंस याद रखो, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड हुन, ये याद रख लिया। और उसके बाद उसका क्या है, 1 2 3 4 5, ये एनर्जी लेवल है। तो तुम सीधा ऊपर तो जा ही सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, फिर उल्टा 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2, 5 से 1, ठीक, सब कुछ पॉसिबल। n इज इक्वल्स टू 2, सो 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, उल्टा 5 से 4, 5 से 3 पे, 5 से डायरेक्टली 2 पर भी जा सकते हो, लेकिन 5 से 1 पर नहीं जा सकते। वैसे ही फिर 3। डन। तो कौन सा नहीं जा सकते समझ में आ जाएगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ सीक्वेंस याद रखनी है, लाइमर, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड हुन। डन। ओके, तो ये जो स्पेक्ट्रा थे उसका उन्होंने स्टडी किया। तो सर ये जो हुंड है वो कहीं नहीं कर सकता? नहीं, क्यों नहीं कर सकता? मतलब कि हुन है तो n इज इक्वल टू 5 है, वो भी ऊपर और ऊपर जा सकता है। मतलब कि ये ऐसा है 1 2 3 4 5, तो वो यहाँ पर भी जा सकता है। वो यहाँ पर है तो यहाँ पर जा सकता है। उसके ऊपर होना चाहिए। हाँ, है उसके ऊपर भी है, लेकिन ये तो हम सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली जो बोर्स ने बताई थी, और बोर्स के बाद बोर्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू हुए, उसकी बात है। अदरवाइज उसके ऊपर भी जा तो सकते हैं। डन। अच्छा, और एक बात, तो पर्टिकुलर यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहीं पर घूम रहा है, जो भी n इज इक्वल्स टू हो, उसके लिए पर्टिकुलरली कोई एनर्जी होगी तभी तो घूमेगा। एनर्जी वगैरह घूमेगा कैसे? तो उसकी एक एनर्जी है पर्टिकुलरली, E इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m e रेज टू 4 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। हाँ, ऑब्वियसली फॉर्मूला है क्या कि ये इलेक्ट्रॉन कहीं पर घूम रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो भाई उसके पास एनर्जी होगी तभी तो घूम रहा है। विदाउट एनर्जी तो हम कुछ कर ही नहीं सकते।
तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोई भी जगह पर घूम रहा है, उसकी एनर्जी ये इक्वेशन से मिलती है हमें। अब 2 तो पता है 2 है, पाई की वैल्यू भी पता है हमें 3.14। m उसका मास है, किसका? इलेक्ट्रॉन का। कितना है याद रखा? नहीं याद रखा? इलेक्ट्रॉन का मास 3 into 10 raised to 8. ये तो लाइट की स्पीड हो गई। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 into 10 raised to minus 31 kg। करो करो, याद करो सब। ओके, 9.1 into 10 raised to minus 31 kg किसका मास? आ ही गया है ना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये चैप्टर में भी आया था आगे, अभी तो बताया था सेकंड वो जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी थी उसके बाद में बताया ना, दूसरे दिन नहीं बताया था कि चार्जेस कितना। तो भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम ये चार्ज होता है, और ये उसका मास होता है। और मास टू चार्ज रेशियो थियरी देखो, बुक पलटाओ। ओके, मास टू चार्ज रेशियो आया था ना, तो वो यही तो था। उसमें सिर्फ ये 2 वैल्यू ही याद रखनी थी, उसमें और कुछ है ही नहीं थियरी में। इसलिए तो मैंने बोला था कि तुम पढ़ लेना, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये 2 वैल्यू याद रखनी है जो हमें न्यूमेरिकल में यूजफुल है। डन। सो ये था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये, और ये क्या था? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द चार्ज। और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1.6 into 10 raised to minus 27 kg, ये भी लिख लो भाई। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास। ओके चलो, तो ये मास क्या है? मास, यहाँ आ गए वापस हम। ये मास क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसलिए। ये ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ओके, जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। ओके, जेड क्या है हमारा? एटॉमिक नंबर। ठीक है, फिर एन क्या है भाई? कौन सा एटॉमिक नंबर? हाइड्रोजन होता तो उसका तो 1 लिख देते, लेकिन यहाँ एन क्या है? एन इज इक्वल टू 1 में है ना, n इज इक्वल टू 1 में है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, h। ओके डन। तो हाँ हाँ हाँ, h प्लैंक का कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है। हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे 6.626 into 10 raised to minus 34। ओके, 31 नहीं, मतलब वो यूनिट के हिसाब से है। 34 जूल में होगा तो 34। ओके, सो और फिर अलग अलग है वैल्यू, कहीं पर अर्ग में गिवन है तो -27 भी आएगा। ओके, तो यूनिट के हिसाब से हम उसकी वैल्यू लेंगे। हाँ, तो क्या है ये पर्टिकुलर, तो ये सब कुछ यहाँ पर समझ में आ गया। ये समझ में नहीं आया कि ये माइनस क्यों है, एनर्जी माइनस में क्यों गिवन है। वो इसलिए, ये कई बार नहीं, इलेक्ट्रॉन का तो है, वो तो सही है, लेकिन पर्टिकुलरली हम तो एनर्जी की बात कर रहे हैं। माइनस तो किसके लिए आएगा? वो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो तो ये रहा। ओके, और ये माइनस होगा, वो तो तुम वहां पुट कर दोगे। ओके, लेकिन ये माइनस क्यों है? तो ये माइनस इसलिए है क्योंकि साइंटिस्ट ने, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट लेवल पर है, कहाँ है? इनफाइनाइटली दूर है, न्यूक्लियस से इनफाइनाइटली दूर है, तो उसको 0 कंसिडर की है उसकी एनर्जी। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ न्यूक्लियस हूं, ये रहा, यहां से इनफाइनाइटली दूर जब हो कौन? इलेक्ट्रॉन, तब उसकी एनर्जी क्या कंसिडर की है? 0। तब उसकी इनफाइनाइट स्टेज पर उसकी एनर्जी कितनी कंसिडर की? 0। तो अब तो तुम्हारी एनर्जी और कम हो रही है, और कम हो रही है ना, ये हायर स्टेज पे एनर्जी थी, फिर ये उसके कम, ये n = 5, ये n = 4, मतलब उससे लो एनर्जी, ये उससे भी लो, उससे भी लो। तो इनफाइनाइट पे तुमने 0 लिया, और अब तो तुम और कम करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, न्यूक्लियस के पास आ रहे हो, मतलब क्या? कम करते जा रहे हो। तो 0 से कम मतलब तुम माइनस, इसीलिए यहाँ पर माइनस हो गया कि इनफाइनाइट पर तो 0 एनर्जी है, लेकिन जैसे जैसे हम n = 1 2 3 4 5 6 वहां पर आएंगे तो एनर्जी तो और कम होती जाएगी। जैसे कि n = 1 से n = 2 पर जा रहे हैं, मतलब क्या? एनर्जी बढ़ रही है। तो 3 पर जाएंगे तो और बढ़ेगी, 4 पर जाएंगे तो और बढ़ेगी। तो जैसे कि 100 पर जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन 100 पे से वापस 99 पे आए तो कम होगी। करेक्ट, तो ये कम तो हो रही है, लेकिन मैंने 100 वाली को ही साइंटिस्ट लोगों ने क्या ले लिया है? 0। मतलब जो n = 100 पर एनर्जी ले ली, सबको 100 लो, 1000 लो, जितना लेना हो, इनफाइनाइट पे बोला है कि n = इनफाइनाइट पे साइंटिस्ट ने एनर्जी क्या ले ली? 0।
तो इनफाइनाइट से जब नीचे उतरेंगे कब तो वैल्यू तो और डाउन होगी, और डाउन को कैसे दिखाए, दैट्स वाई माइनस। अंडरस्टूड। तो ये कभी कभार अगर पूछा जाए कि माइनस क्या शो करता है तो तुम्हें पता होना चाहिए, वाइवा में भी पूछ ले। ओके, वाइवा में शायद पूछ सकते हैं, शायद स्कूल के वाइवा में तो ना पूछे। ओके, तो इतना समझ में आ गया। ओके, ये हमने क्या किया, बोर का एक्सपेरिमेंट जो हुआ वो देखा, फिर बोर के एक्सपेरिमेंट के बाद ये पर्टिकुलर सीरीज हमें मिली, उसमें सबने एक्सपेरिमेंट किए, उसके हिसाब से उनको नाम दे दिए गए, वो देखा, उसमें से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी हमने देखा। देन हमने देखा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एक एनर्जी होगी। ओके, तो वो एनर्जी की वैल्यू ये इक्वेशन से मिलती है। ये इक्वेशन में सब कुछ क्या डिनोट करते हैं वो तो हमने बता दिया, लेकिन माइनस क्या है उसके लिए भी हमने डिस्कशन किया कि इनफाइनाइट लेवल पर एनर्जी क्या है, जीरो। एनर्जी इज, और इज बोलो या से हैज बीन, एनर्जी हैज बीन टेकन जीरो एट इनफाइनाइट लेवल। इनफाइनाइट पर जीरो लिए। ओके, तो फिर 1 2 3 4 वहां आते आते तो क्या हो जाएगा, माइनस, इसलिए ये लिया। डन, इतना समझ में आया। अब ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद और ये सब अंडरस्टैंडिंग करने के बाद बोर ने अपना मॉडल दिया कि भाई जो रुथरफोर्ड ने बोला था कि भाई एक पर्टिकुलर ऑर्बिट है, ओके, और उसमें एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो भाई वो चिपक क्यों नहीं गया, एक्सेलरेशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल, तो वो जो बोला था उसके आगे के वो तो पॉसिबल नहीं है, वो हमने देख लिया ड्रॉबैक्स ऑफ रुथरफोर्ड में। अब आगे ड्रॉबैक्स ऑफ रुथरफोर्ड 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, रुथरफोर्ड का एक ड्रॉबैक्स क्या था, तो वही सब बताना है। अब आगे बोर्स ने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसके हिसाब से हम बोर मॉडल को समझते हैं। देखो, सो ये देखो वही किया है ये पूरा, ये प्रिज्म, फिल्म डिटेक्टर, तो ऐसे स्पेक्ट्रम मिले। डन, ओके, ऐसे स्पेक्ट्रम मिले। अब ये जो स्पेक्ट्रम है तो देखो ये बामर सीरीज, ओके, ये बामर सीरीज के लिए दिखाया गया है। ये सब हम बाद में वापस करेंगे, ओके, लेकिन अभी हम उस पे आते हैं, ये वापस हम यहाँ आएंगे, रिडबर्ग कांस्टेंट एंड बामर सीरीज, बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन, ये रहा। ओके, तो ये एज अ थियरी भी तुम्हें पूछा जा सकता है, बोर मॉडल। अच्छा, तो देखो नील्स बोर 1913 was the first to explain quantitatively the general feature of the structure of the hydrogen atom and its spectrum, कि हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम को क्वांटिटेटिवली सब कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ दिया है। He used Planck's concept of quantization of energy. Though the theory is not the modern quantum mechanics, it can still be used to rationalize many points in the atomic structure and spectra. So क्या क्या मिला उसमें ये देखते हैं। चलो, पहला पॉइंट, the electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in a circular path of fixed radius and energy. मतलब क्या बोला उन्होंने कि ये मेरा क्या है, प्रोटॉन, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेडियस, ये क्या है, रेडियस फिक्स्ड है, तो रेडियस एंड एनर्जी क्या है, फिक्स्ड, कि यहां पर एनर्जी फिक्स है, जैसे हमने बोला n इज इक्वल टू 1, तो वो जो E का फॉर्मूला था उसमें n इज इक्वल टू हम क्या डाले थे, 1, ओके, फिर n इज इक्वल टू 2 के लिए वहां सब कुछ सेम, लेकिन n का वैल्यू क्या, 2, तो एनर्जी भी सेम और रेडियस भी सेम, मतलब एक पर्टिकुलर रेडियस की बात करें, जस्ट लाइक अ स्फीयर, ओके, तो एक पर्टिकुलर रेडियस की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो फिक्स्ड रेडियस है, फिक्स्ड ऑर्बिट है, वहां पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा। These paths are called orbits. ये पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। डन, ये बात तो रुथरफोर्ड ने भी बोली थी, लेकिन रुथरफोर्ड ने फिक्स्ड एनर्जी फिक्स्ड रेडियस की बात नहीं की थी। ओके, स्टेशनरी स्टेट्स अलाउड एनर्जी स्टेट्स, मतलब ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट्स, कुछ भी बोलो उसे, ओके, स्टेशनरी स्टेट्स बोलो मतलब कि जहां पर इलेक्ट्रॉन है, देन ऑर्बिट्स बोलो, या अलाउड एनर्जी स्टेट। अलाउड एनर्जी स्टेट का मीनिंग समझाता हूं, अभी याद रखना हमें क्या अलाउड एनर्जी स्टेट का मीनिंग समझना है। ओके, These orbits are arranged concentrically around the nucleus. न्यूक्लियस के आसपास कैसे, कॉन्सेंट्रिकली। कॉन्सेंट्रिक का मीनिंग क्या होता है, सबका जिसका सर्कल सेम हो उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। ये दूसरा सर्कल, उसका सेंटर भी ये है, इसका सेंटर भी ये है, ओके।
ये पहला पॉइंट ऑर्बिट्स वाला, फिक्स्ड एनर्जी फिक्स्ड रेडियस। दूसरा पॉइंट, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद द टाइम। भाई ये पर्टिकुलर ऑर्बिट है ना, उसमें टाइम के साथ एनर्जी चेंज होगी नहीं, ओके, फिक्स रहेगी। However, the electron will move from a lower stationary state to a higher stationary state when required amount of energy is absorbed by the electron or energy is emitted when electron moves from higher stationary state to lower stationary state। ये जो हमने समझा ऑलरेडी, वो क्या कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेशनरी स्टेट्स और ऑर्बिट्स और अलाउड स्टेट्स, कोई भी नाम दे दो, वहां से अगर हायर स्टेशनरी स्टेट्स या ऑर्बिट्स, ऑर्बिट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, हर बार कहाँ तीन तीन वर्ड बोले, सो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जाएगा। कब जा सकता है? जब उसको एनर्जी मिलेगी, तब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, कोई धक्का देगा, कोई गर्म करेगा, कोई लाइट मारेगा, तब जाके वो जा सकता है। तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जा सकता है कब? जब उसको एनर्जी मिलेगी तब। और हायर ऑर्बिट से वापस लोअर ऑर्बिट्स में भी आ सकता है कब? जब वो एनर्जी लूज करेगा तब। सिंपल। तो मिलेगी कैसे? जैसे देनी हो वैसे दो। लूज कैसे करेगा? जनरली लाइट रेज के और से लाइट वेव्स बोलो, ओके, व्हाटएवर। सो लाइट रेज, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट इमिट करेगा और वो एनर्जी छोड़ देगा। अंडरस्टूड? ओके। लेकिन आपने तो बोला था N2 से N1 पर आ ही नहीं सकता। हाँ, N2 से N1 पर नहीं आ सकता, वो तो सही बोला, वो तो मैंने पूरा लाइमैन बामर उसमें पर्टिकुलर रेंज से कहाँ कहाँ जा सकता है और कहाँ कहाँ नहीं जा सकता वो बताया। लेकिन किसके लिए? सपोज बामर है तो उसके लिए हमने क्वेश्चन देखा ना कि बामर के लिए 2 से 1 पर नहीं जा सकता, क्योंकि बामर है ही n is equals to 2, वही को बोलते हैं n is equals to 2। समझ में आया? तो वहां तो नहीं जा सकता है, बट 2 to 1 पॉसिबल है। अब किसके लिए पॉसिबल है? सपोज लाइमैन के लिए पॉसिबल है, बामर के लिए पॉसिबल नहीं है। समझे? लाइमैन के लिए तो पॉसिबल है, लाइमैन मतलब n is equals to 1, तो यहां से यहां गया, यहां से वापस आ गया, पॉसिबल है। बामर के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि बामर तो रहता ही यहां पर है। अंडरस्टूड? ओके, हाँ, चलो। सो दूसरा पॉइंट हमने ये समझा कि लोअर टू। अब देखो, ये वापस फिर से ये पढ़ूंगा ना तो तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा। The energy of an electron in the orbit does not change with the time. Okay. However, the electron will move from a lower stationary state to a higher stationary state. Okay. When required amount of energy is absorbed by the electron, or energy is emitted when electron moves from a higher to lower, okay, stationary state. The energy change does not takes place in a continuous manner, कि ये जो एनर्जी चेंज होगा वो कंटिन्यूअस मैनर में हो रहा नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, ये दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या। थर्ड पॉइंट देखने से पहले ये भी देख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम। सो जो ये एंगुलर मोमेंटम है, ओके, उसको हम बोलते हैं MVR। एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स में पढ़ने में आएगा डिटेल में, लेकिन सिर्फ तुम इतना अभी ध्यान रखो, एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या? हम पढ़े थे क्लास 9 में मोमेंटम, ओके, मतलब जिसको किस से डिनोट करते थे, याद है? मोमेंटम की साइन M नहीं तो V वेगमान, मोमेंटम जिसको हिंदी में वेगमान बोलते हैं। ओके, मोमेंटम को हम P से डिनोट करते थे, P इज इक्वल्स टू M इंटू V। और उसके बेस पे हमने न्यूमेरिकल भी देखे थे कि वो ट्रॉली में से वो जंप करना, और वो बोट है उसमें से जंप करना, और वो पिस्तौल वाला कि कितना, अगर कोई ट्रक है, राइफल वाला ट्रक एक स्पीड से आ रही है और वही स्पीड से साइकिल आ रही है, तो किस में हम मर जाएंगे? ओके, तो ट्रक में मर जाएंगे क्योंकि उसका मास भी ज़्यादा है और स्पीड भी ज़्यादा है। वेरेज इसमें नहीं मरेंगे, क्यों? क्योंकि स्पीड भले ही ट्रक जितनी हो लेकिन मास तो कम है। अंडरस्टूड? ओके, तो वो क्या है हमारा मोमेंटम, लेकिन इसको क्या बोला जाता है? लीनियर मोमेंटम, क्योंकि सीधी सीधी बात कर रहे थे हम। ये है एंगुलर मोमेंटम, मतलब जब रोटेशन हो रहा हो तब क्या मोमेंटम, तो फिजिक्स में हमें पढ़ना है वो सब, रोटेशन एंड ऑल, ओके। लेकिन लीनियर डायरेक्शन हो, ऐसे लीनियर सीधा सीधा जा रहे हैं तो सीधा सीधा जाएंगे, तो जैसे कि वेलोसिटी थी तो वैसे रोटेशन में भी आएगा एंगुलर वेलोसिटी। वो लीनियर वेलोसिटी थी, ये क्या आएगी? एंगुलर वेलोसिटी। फिर वहां पे एक्सेलरेशन था,
तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन उसको बोलेंगे हम एंगुलर एक्सेलरेशन। जितना भी सब कुछ था ना सबको एंगुलर बोलेंगे। डन। ओके, तो वैसे ही ये जो मोमेंटम है वो लीनियर मोमेंटम था और ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ये क्यों लाए हम, क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है ना भाई, न्यूक्लियस के अराउंड गोल 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 घूम रहा है, वो थोड़ी ऐसे सीधी डायरेक्शन ऐसे बुलेट जैसे थोड़ी जा रहा है। डन। ओके, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है mvr। बस अभी के लेवल पे इतना याद रखो, mvr, m इज द मास, v इज द वेलोसिटी, और r क्या, जो रेडियस में वो गोल गोल घूम रहा है वो। डन। ओके, हाँ चलो, सो आगे बढ़ते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड व्हेन ट्रांजिशन ऑकर्स बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट्स दैट डिफर इन द एनर्जी इज गिवन बाय। ओके, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो कैसे मिलता है, देखो यहाँ से बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल बनने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, फ्रीक्वेंसी, ये एन बोल रहे हैं, कभी क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है चलो छोड़ो। E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ये हमारा फॉर्मूला है। E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ये हमारा फॉर्मूला है। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मेरा एक फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, से फ्रीक्वेंसी 1, तो फ्रीक्वेंसी 1 होगी तो उसकी एनर्जी 1 होगी, तो मैंने यहाँ बोल दिया E1 और न्यू 1। देन E2 तो क्या हो जाएगा, H तो कांस्टेंट है, H थोड़ी चेंज होगा, H न्यू 2। डन। तो अगर मुझे डेल्टा E निकालना हो, ओके, डेल्टा E तो क्या होगा, E2 माइनस E1 दैट इज H मतलब दोनों होगा, फिर चलो फटाफट H। डन। सो डेल्टा E इज इक्वल्स टू क्या मिला मुझे, H न्यू था, लेकिन अब क्या मिलेगा, H और न्यू का डिफरेंस। क्यों डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि भाई यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मेरा E1 था, ये N1 की जगह पे मेरा E1 है और N2 की जगह पे मेरा E2 है। तो अगर यहाँ अलग फ्रीक्वेंसी होगी और यहाँ अलग फ्रीक्वेंसी होगी, ऑब्वियसली है, तो इसका फॉर्मूला E1 का जो एनर्जी होगा और E2 का ज्यादा होगा, वो तो मुझे पता है। तो अगर मुझे निकालना हो कि भाई E2 और E1 के बीच में डिफरेंस क्या है, तो मैं क्या करूंगा, E2 माइनस E1 कर दूं। डन। ओके, और E इज इक्वल्स टू एच न्यू तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही देख लिया है। डन। तो वहां से ही ये फॉर्मूला बन गया हमारा, जो अभी हमने डिराइव किया। क्या ये n लिखा है, ये n नहीं, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये मतलब डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, तो न्यू 2 माइनस न्यू 1 मतलब फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मतलब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा हूँ। सो ये जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा E को हम लिख सकते हैं E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय H। डन। तो ये वैसा ही लिखा हुआ है, ऐसा मानो तो। डन। ओके, क्योंकि इसमें कभी n बोल रहे हैं कभी न्यू बोल रहे हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। बोला है देखो द फ्रीक्वेंसी और लिखा है n। ओके, तो फ्रीक्वेंसी है ये। अच्छा, where E1 and E2 are the energies of the lower and higher allowed energy states। yes, वो तो हमें पता ही है, E1 लोअर के लिए और E2 हायर के लिए। डन। दिस एक्सप्रेशन इज कॉमनली नोन एज बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। तो इसको क्या बोलते हैं, बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। क्या बोलते हैं, बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल, याद रखना एक मार्क में। चलो नेक्स्ट, अब यहां पर से एक जो मैं तुम्हें यहां बोला ना कि ये वर्ड समझाऊंगा, कहां गया वो वर्ड, अलाउड एनर्जी स्टेट्स। ओके, तो वो अलाउड एनर्जी स्टेट्स मतलब क्या, मैं क्या कहना चाह रहा था कि भाई n इज इक्वल्स टू 1 मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, n इज इक्वल्स टू 2 मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, यहाँ बीच में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ओके, हाँ, ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है, तो क्या बीच में कोई ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल हो ना तो भी इलेक्ट्रॉन वहां रह नहीं सकता, वो अनस्टेबल फील करेगा। ओके, सो यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, बीच में नहीं रह सकता। ये बीच में क्यों नहीं रह सकता, वो तो अनस्टेबल मैंने बोला, वो हम ऊपर ऊपर से समझ गए, लेकिन अगर मैथमेटिकली बोलना हो, सो दिस इज द पॉइंट। The angular momentum of an electron, which is MVR, अभी जो मैंने बोला, is quantized, मतलब उसको गिना है अच्छे से। In a given stationary state, it can be expressed as the equation this, मतलब stationary state में उसको इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से, MVR is equals to n into h upon 2 pi।
MBR इज इक्वल्स टू व्हाट, MBR इज इक्वल्स टू n इंटू h अपॉन 2 पाई। ये पूरा कैलकुलेट किया है। तो अगर हम ये बीच वाले पे क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि ये कैलकुलेट करके बोल दिया है कि ये h अपॉन 2 पाई का होल नंबर से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। किसके साथ? होल नंबर से। मतलब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3। मतलब ये h अपॉन 2 पाई ऑलरेडी हमने गिन लिया है। अब अगर मैं ऐसा समझू ये मेरा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो ये मेरा पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन मैं 1 से 2 से, नेचुरल नंबर बोल दो, 0 से करेंगे तो खत्म सब बात, लेकिन होल नंबर और से नेचुरल नंबर, तो मैं 1 से करूंगा तो मुझे इंटीजर ही मिलेगा। सपोज इसका आंसर आया मेरा 13, ये इसका आंसर क्या है? 13। अब ये 13 का मल्टीप्लिकेशन मैं 1 से करूं तो 13 मिलेगा, 2 से करूं तो 26, 3 से करूं तो 39, लेकिन सारे इंटीजर ही मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं 1.2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ना 13 मिलेगा और ना ही 26 मिलेगा, इन बिटवीन मिलेगा, पॉइंट में आंसर आएगा। डन। तो वो ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है और बता दिया गया है क्या कि यहाँ पर जो 1.2 लोगे ना, तब ये जो हमारा एंगुलर मोमेंटम जो होना चाहिए वो सही बैठ नहीं रहा। दैट्स वाई यहाँ पर हमेशा क्या होना चाहिए? इंटीजर ही होना चाहिए और नेगेटिव इंटीजर नहीं, और से यू कैन से नेचुरल नंबर होना चाहिए। ओके, मतलब हमेशा n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 वैसा ही होना चाहिए। 1.2 और फ्रैक्शनल नंबर 2/3 ऐसा कुछ होना चाहिए नहीं। तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि वहां क्यों पॉसिबल नहीं है, उसके लिए भी ये प्रूव किया है। वेयर देखो, वेयर me is the mass of the electron, v is the velocity and r is the radius, वो इक्वेशन का बता रहे हैं। thus electron can move, देखो ये वो सेंटेंस बता रहे हैं। thus an electron can move only in those orbits for which its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। okay, so that means angular momentum is quantized, मतलब अच्छे से पूरा गिन लिया है कि यहाँ पर अगर तुमने ये सब रखा तो वो स्टेबल कंडीशन में होगा ही नहीं, वो ऑर्बिट पॉसिबल ही नहीं है। डन। ओके, तो क्वांटाइज कर लिया है। रेडिएशन इज इमिटेड और ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन क्वांटाइज्ड वैल्यू टू एंगुलर मोमेंटम टू अनदर। मतलब जो हमें रेडिएशन भी मिल रहा है ना, कि अगर 2 पे से 1 पर आए तो एनर्जी लूज करके आने पड़ेगी। एनर्जी लूज मतलब लाइट रेडिएशन निकाल के आना पड़ेगा। ये जो रेडिएशन निकाल के आ रहा है उसको हमने ऑब्जर्व किया तो पता चला ये 2 पे से 1 वाला है, ये 4 से 1 वाला है, ये 4 से 3 वाला है, ये 4 से 2 वाला है। हमेशा हमें ऐसा ही मिला एक्सपेरिमेंट से, कभी भी ऐसा नहीं मिला कि कोई 4 से 3.5 पे आ रहा है। इसीलिए बोल रहे क्वांटाइज्ड मतलब कैलकुलेट कर दिया गया है। अंडरस्टूड। तो जो भी ऑब्जर्व किया वो 5 से 4 पे आया, 4 से 3 पे आया, ऐसा ही सब ऑब्जर्व हुआ है। इंटीग्रल मल्टीपल। डन। ओके, सो आगे radiation is emitted, yes, then therefore Maxwell electromagnetic theory does not apply here, that is why only certain fixed orbits are allowed। और इसीलिए मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी है वो जिसकी वजह से हमने रुदरफोर्ड को कैंसिल कर दिया उसका मॉडल, वो यहाँ अप्लाई नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर ही वो घूम रहे हैं, बीच में तो वो घूम ही नहीं रहे हैं। मतलब कि वो जो हम बोल रहे थे ना कि ऐसे स्पाइरल होके ऐसे न्यूक्लियस में चला जाएगा, वो हो ही नहीं सकता क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। बीच में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो सकता भाई? स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये चेक किया है। ये जो हमने स्पेक्ट्रम गेन किया है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि बीच में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। अगर ऐसे करके जाता तो दिखता ना, ओके, है ही नहीं तो अंडरस्टूड। ओके, तो बीच में कहीं पर हो ही नहीं सकता, इसीलिए हमने जो पॉइंट रख कर रुदरफोर्ड के मॉडल को कैंसिल किया था वो पॉइंट रखकर हम ये मॉडल को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी प्रूवन है। डन। ओके, so the details regarding the derivation of energies of the stationary states used by the Bohr are quite complicated and will be discussed in higher classes। भाई और डिटेल्ड कैलकुलेशन जो है ये MBR की n/h/2 वो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, हायर क्लासेस मतलब 12th में भी नहीं आएगा डायरेक्टली। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है पर्टिकुलर दिस स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम में, तो मतलब तुम केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली आगे बढ़ रहे हो, ओके, केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली कॉलेज लेवल पर, और से मास्टर डिग्री कर रहे हो या PhD कर रहे हो,
तब जाके ये सब स्टडी जो डीप कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस है वो तब आएंगे, स्कूल लेवल पे अभी इतना जरूरी नहीं है। So however, according to the Bohr's theory of hydrogen, देखो the stationary states for electrons are 1 2 3 4 5 6 like that, and यही इसी को बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। n is equals to 1, n is equals to 2, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। दूसरा, the radius of the stationary states are expressed as, तो stationary state की रेडियस कितने कैसे एक्सप्रेस होती है, Rn is equals to n square into a naught, where a naught is equals to 52.9 पिकोमीटर। क्या, पिकोमीटर, पिको मतलब, जल्दी बताओ चलो, चैप्टर 1। ऐसे ऐसे नहीं पढ़ने को बोला मैंने। कितना है टिशा, हिमांशु? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, टेन रेस टू माइनस 12। ओके, याद करो, चलो सब कुछ चैप्टर 1 अच्छे से कंप्लीट करो। 10 रेस टू माइनस 12 होता है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 रेस टू माइनस 12 मीटर। तो ए नॉट की वैल्यू हमें गिवन है। thus the radius of the first stationary state called the Bohr's orbit which is 52.9 पिकोमीटर। क्यों? क्योंकि Rn is equals to n square a naught है, तो R n की जगह मैं 1 लिखूंगा, ठीक है, और 1 का स्क्वायर, और a नॉट की वैल्यू कितनी है, 52.9 पिकोमीटर। 1 तो चला गया, तो यहाँ पे क्या आया, 52.9 पिकोमीटर। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अराउंड में घूम रहा है वो न्यूक्लियस से कितना दूर है, 52.9 पिकोमीटर। इतना ही छोटे से डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। देन ओके, सो इसी को बोलते हैं बोर रेडियस। इसको ही क्या बोलते हैं, बोर रेडियस। क्यों? क्योंकि बोर ने ये पूरा जो स्पेक्ट्रम दिया, सारा एक्सपेरिमेंट किया, वो किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए है। अंदर क्या गैस भरा हुआ था, हाइड्रोजन गैस भरा हुआ था। तो ये सब कुछ जो वैलिड है वो किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए। तो ये जो रेडियस भी मिली जिसे हम बोर्स रेडियस कहते हैं, वो बोर्स रेडियस भी किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन एटॉम के लिए वैलिड है। ओके, हाँ चलो। Then normally the electron in the hydrogen atom is found in this orbit. As n increase, the value of R will increase. In other words, हाँ ठीक है, ये सब पता है। The most important property associated with the electron is the energy of its stationary state. तो उसकी जो stationary state है उसकी एनर्जी भी यहाँ पर गिवन है एक्सप्रेशन से। क्या, En is equals to minus RH, ये सब कुछ याद रखना है तुम्हें। En is equals to minus RH 1 upon n square। ओके, तो n 1 2 3 है, RH है रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। ये जो समझा रहा हूँ सिर्फ समझते जाओ, न्यूमेरिकल भी अच्छा, ये सबके बेस पे से न्यूमेरिकल ही आएगा। ओके, नॉट थियरी। सो रिडबर्ग कांस्टेंट है, लेकिन कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हुआ, क्या क्या किया। ओके, सो रिडबर्ग कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 2.18 into 10 raised to minus 18 जूल। ओके, तो ये याद रखना, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 2.18 into 10 raised to minus 18 जूल, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। द एनर्जी ऑफ द लोवेस्ट स्टेट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट, मतलब 1 वाली ही ना, लोवेस्ट मतलब क्या, 1 वाली, तो उसकी एनर्जी कितनी है, RH। तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर रख दी और n की जगह 1 रख दिया, तो ये एनर्जी हमारी कितनी मिली, माइनस 2.18 into 10 raised to minus 18 जूल। अगेन देखो, ये माइनस वो वाला माइनस जो मैंने तुम्हें समझाया, इनफाइनाइट पे 0, तो n is equals to 1 पे तो 0 ही माइनस ही होगा, तो ये माइनस। द एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट फॉर n is equals to 2, तो देखो 2 के लिए निकाला, क्या करना है, सब कुछ सेम, n की जगह 1 की जगह 2 निकाल दो, 2 लिख दो, डन। तो क्या है, E का फॉर्मूला याद रखो, माइनस RH इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर, और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है 2.18 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 18 जूल, डन। तो ये हमने E1 निकाला, E2 निकाला। ओके, नाउ आगे देखते हैं, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस द एनर्जी। हाँ देखो, ये वो चीज समझाई हुई है जो मैंने तुम्हें बताई माइनस वाली, कि अगर फ्री है फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस तो कब फ्री होगा, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तब फ्री होगा।
the energy is taken as 0. The electron in this situation is associated with the stationary state principal quantum number, which is n is equals to infinite. Principal quantum number n का infinite, n is equals to 1 2 3 4 की बात कर रहे हैं, तो ये n कितना है? Infinite. तब हमने is called the ionized hydrogen atom. मतलब कि अगर ऐसा कुछ हो तो उसे क्या बोलेंगे? Ionized hydrogen atom. Okay. When the electron is attracted by the nucleus and is present in orbit n, the energy emitted and its energy is lowered. That is the reason for the presence of negative sign in the equation and depicts it for the stability relative to the reference state of zero energy and n is equals to infinity. कहने का मीनिंग इतना लंबा चौड़ा में वही है कि n is equals to infinity पे साइंटिस्ट ने एनर्जी जीरो कंसीडर की है एंड दैट इज द रीजन हमारा जो E is equals to माइनस आर एच वाला इक्वेशन है वो माइनस क्या शो कर रहा है कि इनफाइनाइट लेवल से और एनर्जी डाउन करते जाएंगे तो माइनस ही होगा ना, जीरो से छोटा तो क्या होगा? माइनस. डन. ओके, तो वही चीज बताई है. नेक्स्ट पॉइंट है बोर्स थियरी कैन आल्सो बी अप्लाइड टू द आयंस कंटेनिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन. जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, उसको भी एप्लीकेबल है, सिमिलर टू दैट प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन एटॉम. फॉर एग्जांपल He+, तो He में कितने होते हैं? 2, और 2 में से एक निकाल दिया तो मतलब He+ बन गया, तो हाइड्रोजन ही बन गया ना फिर. ओके. देन Li+2, अगेन लिथियम में कितने होते हैं? 3, 2 निकाल दिए तो एक बचा. ओके, हाइड्रोजन जैसा एक इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके जैसा है. ओके. बेरिलियम तो 3 5 में से सॉरी 5 4 में से 3 निकाल दो तो एक. बोरॉन का बोल दिया मैंने. सो एंड सो ऑन. द एनर्जीज ऑफ द स्टेशनरी स्टेट एसोसिएटेड विद द काइंड्स ऑफ आयन नोन एज आर गिवन बाय द एक्सप्रेशन. अब ये जो एनर्जी लेवल है, ओके, मतलब अलग अलग अगर एनर्जी लेवल अगर हमें देने हो, ओके, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली, तो क्या है ये भी याद रखो, एज ए न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है. क्या वही है वैल्यू, तो आर एच की जो वैल्यू थी वही है माइनस आर एच, लेकिन 1/n² की जगह क्या है? वो 1 था. वो 1 इसलिए था क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 था, हाइड्रोजन था. लेकिन कोई बोल दे कि भाई तुम सोडियम के लिए फाइंड करो तो यहाँ Z² आएगा. ओके, सब वही इक्वेशन है, लेकिन वहां पे 1 लिया तो हम 1 का याद रख लिए, लेकिन वहां 1 नहीं है, वहां n² है. वो तो हाइड्रोजन था इसलिए n का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1. ओके, तो फॉर्मूला वही है क्या? ये वाला, लेकिन ये 1 क्या है? दिस इज Z². ओके. जूल. एंड रेडियस कितना है? रेडियस भी देखो, हमने अभी जो फॉर्मूला लिया था वो क्या था? R0 और से R1 इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर इंटू A0. ओके, याद आया ना? अभी लिया था ना हमने, ये रहा n का स्क्वायर इंटू A0. तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है? Rn इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर. ओके, और ये जो A0 की वैल्यू है वो A0 की वैल्यू ही क्या शो कर रही थी? हमारी पहली वाली रेडियस. ओके, 52.9 पिकोमीटर. तो वो एक्चुअली क्या हो गया? 52.9 इंटू n² अपॉन z पिकोमीटर. ओके, तो ये जो हमने याद रखा था Rn इज इक्वल्स टू n² A0, वेयर A0 की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, तो वो तो 52.9 पिकोमीटर है. अब n, तो हाइड्रोजन के लिए तो n क्या था? 1. हाइड्रोजन के लिए तो 1 था, और हाइड्रोजन के लिए तो Z भी 1 था क्योंकि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट नंबर में था, तो n इज इक्वल्स टू 1. और हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, तो n भी 1 था और Z भी 1 था. तो ये फॉर्मूला में, ये जो अभी हमने देखा, ये फॉर्मूला में तुम n इज इक्वल्स टू क्या रख दो? 1. Z इज इक्वल्स टू क्या रखो? 1. तो आंसर क्या आएगा? 52.9 पिकोमीटर. तो वही आएगा ना आंसर. तो फॉर्मूला तो मेन, जैसे इसका फॉर्मूला मेन ये है, इसका ये मेन फॉर्मूला, लेकिन हाइड्रोजन की वैल्यू Z इज इक्वल्स टू 1 लिख देंगे तो हमारा फॉर्मूला ये Z के बिना का हो जाएगा. लेकिन Z के अगर हाइड्रोजन नहीं है और कुछ और दिया है तो 1 थोड़ी रखेंगे, तब तो Z रखेंगे. तो ये है Z²/n², और R का है पर्टिकुलरली ये 52.9 n² डिवाइडेड बाय Z, डिवाइडेड बाय क्या? Z. डन. ओके, याद रख लो क्या? यहीं पे ये Rn है, तो यहाँ पर क्या है? Rn इज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम? A0 की वैल्यू क्या है? 52.9, और ये n², इतना तो है ही, ये इसको छोड़ो यार, ये 52.9 है. ओके, तो 52.9 इंटू n² तो था ही ना, डिवाइड बाई Z.
तो Z तो हाइड्रोजन के लिए 1 था इसलिए लिखा नहीं था, यहाँ पे कोई और गिवन होगा तो हम लिख देंगे Z। अंडरस्टूड? पक्का? ये न्यूमेरिकल में आएगा इसलिए अभी इतना रट्टा मरवा रहा हूँ। एटॉमिक नंबर के हिसाब से Z की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। मोर नेगेटिव दैट ऑफ रेडियस स्मॉलर दिस में इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है चलो। इट इज आल्सो पॉसिबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दिस ऑर्बिट्स although the precise equation is not given here. Qualitatively, the magnitude of the velocity of electron increase with the increase of positive charge on the nucleus and decrease with the increase in the of the। देखो क्या बोल रहे हैं, सिर्फ एक मार्क के लिए पूछा जाए तो वैल्यू तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जो गिवन है वो पूछ सकते हैं। क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे इक्वेशन है, बोर्स के एक्सपेरिमेंट के बाद इतना कुछ हमें फायदा हुआ कि हम वेलोसिटी भी बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है एंड ऑल। बट फिर भी एग्जैक्ट इक्वेशंस हमें अभी यहाँ पर सिलेबस में गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी जो गिवन है वो याद रखो। क्या याद रखना है हमें कि वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज अंदर बढ़ता जाए, मतलब कौन, प्रोटॉन। तो H की जगह हीलियम आया, हीलियम की जगह लिथियम आया, बेरिलियम आया, बोरोन आया, कार्बन आया, कोई भी आया, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो बढ़ता जा रहा है उसके साथ साथ ये वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका मास बढ़ रहा है ना। ओके, तो वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक पॉइंट। दूसरा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी विद द इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि भाई अगर नजदीक है तो फोर्स ज्यादा लग रहा है तो जल्दी जल्दी घूमेगा। ओके, और अगर दूर है n = 5 6 है तो भले ही ये मास ज्यादा है लेकिन दूर है तो क्या करेगा, आराम से धीरे धीरे घूमेगा, तो वेलोसिटी वहां पे क्या होगी, कम होगी। सोलर सिस्टम याद रखो ना। ओके, मार्स अर्थ कैसे धर 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 घूमता है, और जुपिटर सैटर्न आराम से घूमते हैं, उनका दिन भी कितना बड़ा होता है, उनका ईयर कितना बड़ा होता है। सर प्रिंसिपल क्वांटम मतलब n = 1 n = 2 उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, नंबर तो 1 2 3 4 और प्रिंसिपल मतलब वहीं पे हमारा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू दी एंगुलर मोमेंटम थियरी। ओके, सो दैट्स व्हाई हमने उसको नाम दिया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? ओके चलो, सो ये पूरा हमने समझा। ये याद रह जाएगा लास्ट पॉइंट, क्या कि अगर मेरा प्रोटॉन बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ेगी, बीच का मास बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अच्छा, और अगर बहुत दूर जा रहे हो, नजदीक वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी, मतलब मैं सन हूं तो अर्थ मार्स उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, गोल गोल घूम रहे हो उसकी, लेकिन जो दूर है जुपिटर है सैटर्न है, वो जो सन के अराउंड में ऐसे चक्कर मार रहे हैं उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमारी कंपेयर में क्या होगी, स्लो होगी। तो मतलब n = प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डन? पक्का? तो बहुत बड़ा कंसेप्ट हमने अभी किया है विच इज बोर्स मॉडल। तो बोर्स मॉडल अगर थियरी पूछे तो तुम्हें क्या क्या लिखना है, ये ABCD तक लिखना है, D और E तक लिखना है, ABCDE। लेकिन जैसे बुक में है वैसे पूरा पूरा नहीं छापना है, जो मैंने तुम्हें बताया वो पॉइंट लिखने हैं। ओके, और बीच में एंगुलर मोमेंटम भी लिख देना। ओके, यहाँ पर तो उसके पहले ही आ गया है, लेकिन फिर भी एंगुलर मोमेंटम बता देना। देखो बोर्स मॉडल में पहले ये भी ऑब्जर्वेशन है, पोस्टुलेट्स है, क्या कि पोस्टुलेट्स शायद पूछ ले, अदरवाइज वो कंक्लूजन ही पूछेंगे। तो ये सारे पोस्टुलेट है कि भाई पर्टिकुलर इसे ऑर्बिट बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम मतलब बीच में इलेक्ट्रॉन क्यों पॉसिबल नहीं है। ओके, फिर ये जो ऑर्बिट्स है उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो वो ये एनर्जी है और उसको बोर फ्रीक्वेंसी रूल बोलते हैं। एक एक मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से भी, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा और वहां क्यों पॉसिबल नहीं है। तो ये 4 पॉइंट, ओके, ये 1 2 4 4 पॉइंट, और ABCD से लेकर के E तक के जो पॉइंट है वो याद रखने हैं तुम्हें एज अ थियरी पूछे जाए तो। अगेन फिर से बता रहा हूँ, एक पॉइंट याद रखो कि भाई दूसरा पॉइंट ऑर्बिट का है तो ऑर्बिट का पॉइंट लिख लो, जरूरी नहीं है ऐसा पूरा पैराग्राफ तुम छाप दो। ओके, समझना सब कुछ है, लिखना मार्क्स टाइम के अकॉर्डिंगली है। हम ऐसे पूरी बुक कैसे छाप के आएंगे तो टाइम कहाँ है उतना। अंडरस्टूड? ओके, शॉर्ट एंड सिंपल उसे भी समझ में आ जाए इवेल्युएटर को, वैसे लिखना है, नीट एंड क्लीन। ओके, तो ये पूरा हमारा बोर्स मॉडल था। समझ में आया? पक्का समझ में आया? ये इसमें मैं तुम्हें थोड़ा पर्टिकुलरली बोर्स मॉडल के रिलेटेड ही है
तो समझा देता हूँ, ये सब तो हमने पढ़ा ना। अब मैं जैसे बता रहा था कि बामर सीरीज, तो बामर सीरीज में क्या है, लाइमैन और फिर बामर, मतलब n इज इक्वल्स टू 2, तो उसके रिलेटेड यहाँ पर इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी गई है। और ये वैल्यू पुट की है मतलब क्या, जो अभी हमने इक्वेशन देखा ना, E इज इक्वल्स टू माइनस RH 1/n², वही इक्वेशन में वैल्यू पुट की है। तो 1/n², देखो हमने इक्वेशन क्या दिया कि E इज इक्वल्स टू क्या लिया हमने, माइनस RH 1/n², ये हमारा फॉर्मूला है। डन। अभी इसमें हम अगर 1 बोले तो E1 इज इक्वल्स टू N1। अब हमारा लाइमैन से वो एनर्जी गेन करके फोर्थ में चला गया, n इज इक्वल्स टू फोर्थ में चला गया, तो हम क्या बोलेंगे, E4 इज इक्वल्स टू माइनस RH 1/n4 का स्क्वायर। डन। अब मैं अगर करूं E4 माइनस E1, क्या करूं, E4, क्योंकि वहां से वापस भी तो आना है, मामा के घर से वापस आना है ना, तो ये 4 मामा का घर है, तो 4 से 1 तो क्या होगा, माइनस RH तो कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, n4 का स्क्वायर, माइनस RH कॉमन निकला है, ओके, यहाँ से मैंने क्या निकाला, माइनस RH कॉमन निकला है प्लस, इसमें से भी तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नहीं, रुको मुझे करने दो, माइनस RH/n4 का स्क्वायर, फिर माइनस करना है और उसमें वापस दूसरा माइनस है, सो RH/n1 का स्क्वायर। अब इसमें से मैं अगर माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ तो ये माइनस था वो प्लस हो गया, ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो ये तो माइनस आएगा। डन। समझ में आया, समझ में आया क्या किया, ओके। तो ये हमारी वैल्यू आई कि 4 से 1 में, तो मतलब ये 4 से 1 में मतलब क्या, अगर बामर होता तो क्या करता, 2 से 1, बामर होता तो क्या करता, 2 से 1, वो 2 से 1 वैसे पॉसिबल नहीं है, तो बामर में 2 से 1 तो पॉसिबल है, वही तो मैंने तुम्हें JEE नीट वाला बताया था। तो बामर होगा तो कौन सा पॉसिबल नहीं है, 2 से 1 पॉसिबल नहीं है, क्या पॉसिबल है भाई, 5 से 1, 5 से 2, 4 से 2 तक आना है, दैट्स इट, 2 से नीचे नहीं जाना है। तो वही इक्वेशन अगर हम इसको सॉल्व करते जाए तो हम पहले कहाँ थे, हम गए थे 1 से 4 पर। अब ये RH, ये माइनस वैल्यू अगर अंदर डाल दूं मैं तो वो क्या हो जाएगा, RH माइनस अंदर डाला तो ये प्लस हो गया, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n4 का स्क्वायर। 1 से 4 पे जा रहे थे ना हम, 1 से 4 पे गए थे, अब 4 से 1 पे आ रहे हैं। अब ये क्या है, 1 से 4 पे अगर तुम गए तो इनिशियल एंड फाइनल, तो वो जो ये पहला इनिशियल और दूसरा फाइनल, अगर तुम पहले 1 से 4 पे गए तो ये 4 to 1 पे गए, 1 से 4 पे गए तो इनिशियल फाइनल, और उसके रिकॉर्ड इनिशियल क्या, सिर्फ सिंपल याद रखो, अगर तुम 1 से 4 पे जा रहे हो तो मेरा ये इनिशियल है और ये फाइनल है, खत्म। और अगर 4 से 1 पर आ रहे हो तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है। डन। तो ये जो हमारा इक्वेशन बनेगा, वही इक्वेशन से हमने ये जो पर्टिकुलर हमें इक्वेशन मिला है, ओके, पर्टिकुलरली ये इक्वेशन जो हम अभी लिख रहे थे, ओके, ये इक्वेशन जो अभी हम लिख रहे थे, ये क्या था, E4 माइनस E1 लिखा हमने, तो E4 माइनस E1 मतलब डेल्टा ई मतलब E के लिए हम क्या बोलते थे, h न्यू, तो इसके लिए भी क्या बोलेंगे, h न्यू, ओके। अब ये न्यू क्या चला जाएगा, न्यू तो वहां रहेगा, h कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो यहाँ पर हमें पर्टिकुलरली न्यू मिलेगा। तो पर्टिकुलरली न्यू मतलब कि बामर जो सीरीज है उसके लिए न्यू क्या होगा, लाइमैन सीरीज है उसके लिए न्यू क्या होगा, वो सब हम फाइंड कर सकते हैं, वैसा बोला है। एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन वो कंटेक्स्ट में बोला क्या है वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ओके। सो वो जो पूरा कंटेक्स्ट है ये वाला, ओके, ये वाला लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, तो ये पूरा किया है। अब ये न्यू, तो ये न्यू यहाँ कहाँ से आया, यहाँ से ही लिखा है भाई, ओके, क्या पूरा नंबर लिखा है। अब ये नंबर कैसे आया, ये 109, भाई RH की वैल्यू हमें पता है 2.18 into 10⁻⁻18, H की वैल्यू भी पता है, तो वो वैल्यू पुट करो तो आ जाएगा, ओके। N1 तो 1 ही है, मतलब N1 जो भी हो, 1 से 4 जा रहे हो, 4 से 1, वो तो डिपेंड करता है कि क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर देखो 2 बोला है, बामर के लिए है तो 2 तो फिक्स है, 2 तो आएगा ही, 2 से ही तुम 4 पे जाओगे या 4 से ही तुम 2 पर आओगे, 2 तो फिक्स है ना, 2 तो है ही, 2 पर तो है ही, 2 से जाना है या 2 पर आना है, तभी तो बामर है, ओके। सो
The Balmer series of lines are only lines in the hydrogen spectrum which appear in the visible region of the electromagnetic spectrum. The Swedish spectroscopist Rydberg noted, मतलब इन्होंने ये सारे जो कैलकुलेशन है H की वैल्यू सारी वैल्यू डाली और फिर ये कैलकुलेट किया, N1 की वैल्यू डाली, 2 की वैल्यू डाली, सब कुछ डाला और फिर रिडबर्ग कांस्टेंट निकाला. और ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है ये रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन है. दिस इज द रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, लेकिन जो हमने निकाला वो फॉर ऑल लिख सकता है. ओके, तो वही याद रखना है, ये याद नहीं रखना है, ये सिर्फ बता रहा हूँ मैं तुम्हें जो हमने लिखा वही. अब देखो ये रही लाइमैन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट. इसे फंड भी बोलते हैं और हुंड नहीं बोलते, फंड ही बोलते हैं. मैं हुंड बोला, एक्चुअली हुंड एक साइंटिस्ट है, वो आगे आएंगे यही चैप्टर में. ओके, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, फुंड. पी साइलेंट है. ओके, पी साइलेंट है, लेकिन हमारे टाइम पे एच लिखते थे इसलिए मैंने हुंड बोला. डन, तुम फुंड ही बोलना. ओके, सो फुंड सीरीज रिस्पेक्टिवली 1 2 3 4 5. अब ये ट्रांजिशन शो कर रहे थे, ये रहा n इज इक्वल्स टू 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7. मतलब क्या ये कहना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर तो है और कहाँ कहाँ जनरली जाता है, तो 2 पर जाता है, 3 पर जाता है एनर्जी गेन करके. 2 से कहाँ कहाँ जाता है, 3 पर जाता है, 4 पर जाता है, 3 से 4 5 पर, 4 से 5 6 पर, 5 से 6 पर, कभी भी नीचे नहीं जाता. डन. ओके, तो वही चीज यहाँ पर बताई है. देखो ये वही है. सपोज n इज इक्वल्स टू 1 ये है. अब यहाँ तुम्हें एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिली तो क्या, एक्साइटेड. इसे क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट. और एनर्जी मिले वो क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट. उसका नाम ही ऐसा है, एनर्जी मतलब क्या, एक्साइटेड स्टेट. तो ये एक्साइटेड स्टेट में कहाँ चले गए, 1 से कहाँ चले गए, 2 पर. अगर 2 पर ऑलरेडी है तो 2 पर से कहाँ चले जाएंगे, 3. 3 से 4 5 6 इनफाइनाइट तक जा सकते हैं. अब देखो n इज इक्वल्स टू 1, मतलब 1 पे कौन कौन आ सकता है भाई, सभी लोग 1 पर आ सकते हैं. तो देखो ये यहाँ n इज इक्वल्स टू 6 से 1 पर, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, सबसे 1 पर आ रहा है. और ये जो हमारा पर्टिकुलर सीरीज है कौन सा है, लाइमैन. ओके, फिर ये बामर वाला. तो बामर मतलब क्या, देखो बामर में 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, दैट्स इट. ओके, तो ये सारे आ गए. फिर पास्चन, तो पास्चन के लिए 6 से 3, 5 से 3 एंड 4 से 3. डन. ओके, और पर्टिकुलर जो हमने स्पेक्ट्रम देखा ना, सनलाइट का स्पेक्ट्रम का, जो उसमें जो अल्ट्रावायलेट है ना वो लाइमैन सीरीज में आता है, अल्ट्रावायलेट. देन बामर सीरीज में कौन सा आता है, विजिबल, जो हम देख सकते हैं वो कहाँ आता है, बामर में. और बाकी के तीन पास्चन जो है वो इंफ्रारेड में आते हैं. एक मार्क में शायद पूछ ले तो उतना होना चाहिए क्या, कि लाइमैन में क्या आता है, अल्ट्रावायलेट. देन हम जो देख सकते हैं वो क्या, बामर, विजिबल लाइट. एंड बाकी सब कुछ पास्चन में क्या आता है, इंफ्रारेड. और फिर ये तो हमने पूरा डिस्कस किया ही है. दैट्स इट. एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम. अब देखो जो मैंने अभी तुम्हें बताया ना, EF EI, वही चीज यहाँ पर करके बताई है कि भाई फाइनल और इनिशियल, डेल्टा ई. ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली तुम ऐसे एक्सप्लेनेशन देते जाओ. अभी जो हम कर रहे थे ये वही. ओके, तो फाइनल इनिशियल तो माइनस RH, फाइनल का स्क्वायर, इनिशियल का स्क्वायर. नहीं, समझने के लिए है. ओके, स्टैंड मतलब ये समझोगे तभी न्यूमेरिकल आएंगे, इसीलिए समझना इंपॉर्टेंट है. तो डेल्टा ई इज इक्वल टू, देखो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, RH 1/ni माइनस 1/nf का स्क्वायर. ओके, डन. ये जो हमारा आया देखो ni और ये nf, 4 पे गए थे ना हम, तो फाइनल. ओके, रिडबर्ग की जगह, RH की जगह. हाँ, ओके. सो ये देखो RH की जगह लिख दिया 2.18 into 10⁻⁻18 जूल. ni nf का स्क्वायर. अब ये पूरा आ गया. अब डेल्टा ई मैंने जैसे बोला ना, E इज इक्वल टू क्या है, h न्यू. तो यहाँ पे E, डेल्टा ई की जगह लिख दिया h न्यू. तो h तो नीचे चला गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, E. समझ में आ रहा है, जो हमने किया वही बुक में बता रहा हूँ. ओके, सो ये जो न्यू है वो हमें मिल गया क्या, डायरेक्टली टू. अब वैल्यू पुट करो, RH की वैल्यू पुट करो, देन h की वैल्यू पुट करो. देखो जूल में ये है, मैंने बोला ना -34, 6.626 into 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड. ओके, प्लैंक्स कांस्टेंट. सो h की वैल्यू भी पुट कर दी. ये पूरा हमारा क्या आया, 3.29 into 10⁻15 हर्ट्ज. ये हर्ट्ज आया. इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर क्या था, हमने बोला था 1/λ करो. वेव नंबर अभी स्टार्टिंग में किया ना, वेव नंबर इक्वल टू रेसिप्रोकल. लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास लैम्बडा है ही नहीं, हमारे पास लैम्बडा है ही नहीं. तो फिर लैम्बडा का फॉर्मूला
क्या बोला था, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी बाई न्यू, तो वो यहाँ पुट करो, तो वो क्या हो जाएगा, सी बाई न्यू, तो आ गया ना, वेव नंबर इज इक्वल्स टू न्यू बाई सी। भाई ये तो सब कुछ है, न्यू तो अभी ढूंढा हमने, अभी ढूंढा ना, ये न्यू का फॉर्मूला है, ओके। और सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लाइट की स्पीड आ रहा है समझ में, थोड़ा स्पीड है लेकिन समझ में आ रहा है, पक्का, ओके। सो ये हमें वेव नंबर मिला, उसको भी अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर आता है। ये आंसर का क्या करें, कुछ नहीं, इस तरह से हमें न्यूमेरिकल करने हैं, अंडरस्टूड। ये कुछ नहीं मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया इसका, साइंटिस्ट ने ये फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो पता चलेगा कि ये कौन सी सीरीज में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी से पता चलेगा या तो वेवलेंथ से पता चलेगा। हमने फ्रीक्वेंसी से पता किया ना कि भाई रडार है, रेडियो है तो 10⁶, रेडियो है तो 10⁶, फिर और कौन सा था, रडार था तो 10⁻⁰, तो वो क्या थी, सब फ्रीक्वेंसी थी। तो फ्रीक्वेंसी से पता चलेगा ये जितना भी आ रहा है, ये 10⁻⁷ में आया तो पता चलेगा कि भाई 10⁻⁶, और ये रडार और उसके बीच वाला है, मतलब नजदीक किसके है, तो भाई रेडियो वेव्स के नजदीक में है। समझ में आ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी उसलिए गिनते, इस ये वजह से गिनते थे, ओके। नाउ इन केस ऑफ एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, देखो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो मतलब जब एनर्जी हमें मिले तो फाइनल बड़ा होगा, इनिशियल छोटा होगा, एंड द टर्म द पैरेंथेसिस इज पॉजिटिव, पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट वाली, एंड एनर्जी इज एब्सॉर्ब। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन मतलब जब तुम 1 से 4 पे जा रहे हो तो एब्सॉर्ब्ड स्पेक्ट्रम है, एनर्जी गेन करोगे तो अभी तो जाओगे 4 पर, और इमिशन मतलब तुम लाइट इमिट करके वापस 4 से कहाँ आ रहे हो, 1 पे आ रहे हो, ओके। तो जब इमिशन स्पेक्ट्रम होगा, जब 4 से 1 पर आओगे तब क्या हो जाएगा, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। ऑन द अदर हैंड Ni इज ग्रेटर देन दी Nf, डेल्टा E इज नेगेटिव एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। डेल्टा E का आंसर तुम्हारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आया मतलब क्या, एनर्जी तुमने रिलीज की इसलिए नेगेटिव, ओके। तो इसीलिए मैंने बोला ना लास्ट में तुम्हें कि अगर जो बोला ना वो कि 1 to 4 पे जा रहे हो ये इनिशियल ये फाइनल, और 4 to 1 पे जा रहे हो तो ये इनिशियल ये फाइनल, ऐसे कुछ मत याद रखना कि हमेशा 4 में से 1 ही माइनस करना है, हमेशा 2 में से 1 ही माइनस करना है, नहीं, कहाँ से कहाँ जा रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो मतलब तुम 1 से 4 पे जा रहे हो, तो 1 इनिशियल 4 फाइनल। तो फिर यहाँ पर अगर तुम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे डेल्टा ई वाला, तो पहला क्या होगा, इनिशियल, और बाद में क्या होगा, फाइनल। ये कब, हमारा रेगुलर एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम। अगर 4 से 1 में जाएंगे तो f की जगह क्या आ जाएगा, मतलब 1 आएगा। अगर एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम है तो एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम में I की जगह 1, f की जगह 4, लेकिन इमिशन स्पेक्ट्रम है तो f की जगह 4 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आएगा, और I की जगह क्या आएगा, 4। समझ में आया, पक्का, हाँ बोलो सर। अगर रिलीज कर रहे हैं तो उसमें आंसर माइनस में आएगा, हाँ, यस, और उसमें पॉजिटिव है, उसमें पॉजिटिव में आएगा, यस, ओके। हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वापस समझ में आएगा, लेकिन ये गलती ना हो पाए, ओके। मतलब ऐसे मत समझ लेना कि 4 में से 1 में ही माइनस करेंगे या 2 में से 1 में ही माइनस करेंगे। कौन सा स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम है, मतलब तुम 1 से 4 पे जा रहे हो, मतलब इनिशियल 1 है और फाइनल 4 है, तो यहाँ पे जहाँ पे इनिशियल है वहाँ पे 1 आएगा, जहाँ पे फाइनल है वहाँ पे n = 4 आएगा। नहीं, ये इक्वेशन है हमारा Ni - Nf एब्सॉर्ब स्पेक्ट्रम के लिए। समझ में आ रहा है, ये किसके लिए है, एब्सॉर्ब स्पेक्ट्रम के लिए है। अब अगर उल्टा गिवन है, इमिशन स्पेक्ट्रम है, तो तुम्हारा फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, I और F चेंज हो जाएगा। 1 to 4, देखो पहले 1 to 4 जा रहे थे तो 1 इनिशियल था और फाइनल कौन था, 4। अब तुम 4 to 1 जा रहे हो तो स्टार्ट कहाँ से किया, इनिशिएट कहाँ से किया, 4 से, तो I की जगह 4, n = 4, और यहाँ पे n = 1। फॉर्मूला तो जो है वही रहेगा, लेकिन जो वैल्यू पुट कर रहे हो वो चेंज हो जाएगा, वहां पे ध्यान रखना है न्यूमेरिकल में, और वो तुम्हें पता भी चल जाएगा। डेल्टा ई का आंसर अगर तुम्हारा नेगेटिव आना चाहिए, कब, इमिशन स्पेक्ट्रम में, लेकिन तुम्हारा पॉजिटिव आया, मतलब तुमने गड़बड़ी की, तुम्हें पता ही है कि इमिशन स्पेक्ट्रम गिवन है, तो मतलब तुम्हारा डेल्टा ई का आंसर क्या आएगा, इमिशन स्पेक्ट्रम में तो नेगेटिव आएगा और एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में तो पॉजिटिव आएगा। और अगर ऐसा ना आए, दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई कुछ गड़बड़ की है, I और F में कुछ गड़बड़ की है, वो ना करे इसलिए पहले से बता दे रहा हूँ। डन।
तो ये था पूरा हमारा बोर्स मॉडल। ओके, ये पूरा हमारा बोर्स मॉडल था। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यस, गैप बिटवीन द टू ऑर्बिट्स, फाइनल, इनिशियल, पूरा का पूरा वही है। अंडरस्टूड? अच्छे से समझ में आया? पक्का? तो ये हमारा हमने बोर्स मॉडल देखा। बोर्स मॉडल के बाद क्या क्या कैलकुलेशंस है, अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या क्या किया, रिडबर्ग ने ये वो कितने इक्वेशंस दी, वो सब कुछ हमने पढ़े। ओके, बोर्स रेडियस क्या है, बोर्स फ्रीक्वेंसी क्या है, और वो आर की वैल्यू क्या लेंगे, ए की वैल्यू क्या लेंगे, पर्टिकुलर एनर्जी, स्टेशनरी एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसका एक्सप्रेशन हमने देखा ई का। ओके, वो सब कुछ न्यूमेरिकल में हमें यूज होगा। तो ये हमने बोर्स मॉडल तो समझ लिया। अब हम इसके भी ड्रॉबैक्स हैं यहाँ पे भी खत्म होता नहीं है। तो क्या मतलब जो पढ़ा वो सब गलत है? नहीं, पढ़ा वो सब कुछ सही है, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन के लिए सही है। उन्होंने हाइड्रोजन के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, ये सारी कैलकुलेशन हाइड्रोजन को मान के की, n इज इक्वल्स टू 1, z इज इक्वल्स टू 1, तो सब कुछ सही आया, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन के लिए सही आया है। बाकी कोई गैस अंदर फील करो और फिर एक्सपेरिमेंट करो, फिर स्पेक्ट्रम निकालो और फिर कैलकुलेट करो, तो डिजायर्ड आंसर नहीं मिल रहा है। मतलब हाँ, बोर्स ऐसे हमें रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट कि भाई बोर्स ने जो दिया वो हाइड्रोजन के लिए तो 100% सही है। ओके, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन के लिए सही है, बाकी एलिमेंट्स के लिए सही नहीं है। तो वहाँ पर भी ड्रॉबैक्स हमें देखने हैं, और ड्रॉबैक्स के बाद यहाँ पर आगे हमारा रिसर्च चलता रहेगा। चैप्टर ख़त्म होते होते हम पूरे एटॉम को स्ट्रक्चराइज कर देंगे लेकिन अभी बहुत देखना है। ओके, द्विबोगली, हाइजेनबर्ग सब देखना है। हमने आधा चैप्टर जैसा तो कंप्लीट कर ही लिया है, मोर देन बोल सकते हैं हम। ओके, न्यूमेरिकल है, बड़े बढ़िया न्यूमेरिकल है। मुझे तो आज ही करने थे बट टुक मोर टाइम, लेकिन अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट था। समझ गए सब कुछ डिटेल्ड में अच्छे से। अब नेक्स्ट क्लास में हम ड्रॉबैक समझेंगे और उसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स। अंडरस्टूड? ओके।